faculty, now taking your next session, and my session is on principle of sound landing. कैसा रहा आप लोगों का आज दिन भर सेशन? ठीक रहा सारे सेशन? सर आपने अच्छा लगा आप सबको? जी सर। आप लोग सभी कौन से स्टेट से आप सब लोग? सर हिमाचल। सर छत्तीसगढ़ से। ओके, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश एंड जी। कहाँ से हो? कहाँ से सर? हेलो। यस सर, यस सर। सर सुन पा रहे हैं हमें? जी सर, आवाज आ रही है। हेलो सर, सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन पा रहे हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। सर वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है आपका। पीपीटी लगाना नहीं, शेयर करना आपको। क्या कह रहे हैं सर? हो गया शेयरिंग हुआ आपको? दिखा है पीपीटी आपको? अभी नहीं PPT शो sharing कर हो रहा है? आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा है? नो सर। अभी ओपन नहीं हुआ, अभी आपका क्रोम नजर आ रहा है। ठीक है सर, पीडीएफ ओपन हुआ है। क्या शेयरिंग है? आपको दिख रहा है मिस्त्री? तो मॉनिटर दिख रहा है आपका पीडीएफ एचपी ओपन हुआ है। सर हमें नहीं, किसी को भी नहीं दिख रहा है सर। ओके ओके। सर स्क्रीन नजर आ रहा है, पीडीएफ स्क्रीन बंद होगी सर। हो रहा है? व्यू हो रहा है आपको? नो सर। हो रहा है ना? सर पीडीएफ दिख रही है सर, पीडीएफ। ओके ओके। The topic is principle of sound landing. हो रहा है। सर अभी तो हमारे में नहीं शो हो रहा है, सिराजुद्दीन अली बोल रहे हैं सर। आपका इको नहीं हो रहा। अब ये डबल साउंड हो रहा है। जय जी, आप में शो हो रहा है क्या? Pardon please. सर किसी और का शो हो रहा है, एक बार देख के बताइए तो हम अपना लॉग आउट करके फिर लॉग इन करें। हमारे को तो शो हो रहा था, अभी सर ने क्रोम ओपन किया हुआ है। नहीं, अब शो तो हो रहा है और मेरा क्या वॉइस हो रहा है, बार हो रहा है। जी सर, एक बार हम लॉग आउट करके लॉग इन कर रहे हैं दोबारा। देखता हूँ सर एज पे
चलिए कमेंट्स करें यार, ये तो वही प्रॉब्लम है। सिराजुद्दीन साउंड आ रही है अपनी सिराजुद्दीन अली सर बोल रहे हैं, तो हमारे में तो शो ही नहीं हो रहा है, फिर लॉगिन करके लॉग आउट भी कर दिए, लॉग आउट करके लॉगिन कर लिए सर। हेलो, इको हो रहा है, इको आ रहा है आवाज। अपना स्क्रीन शेयर कर गया सर। स्क्रीन तो शेयर किया है, वो हमारे में तो वॉइस शो नहीं कर रहा है। वॉइस का इको हो रहा है। सिराजुद्दीन आप एक बार आप म्यूट करेंगे जरा क्या सर? म्यूट करना जरा आप सर आप तो शो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपका स्क्रीन जो है वो नहीं शो कर रहा है। अभी तो हमें भी नहीं कर रहा। उनका कोई प्रॉब्लम है या गूगल पे प्रॉब्लम है? डबल आ रहा है। तो डबल इको हो रहा है आवाज के लिए कैसे? मैं कह रहा था सिराजुद्दीन भाई आप अपना जरा थोड़ी देर के लिए म्यूट करो, शायद आपके पास ही एको हो रहा है। अभी तक तो सर सही चल रहा था सर, सुबह से ही चलाए हैं, सही चल रहा था। अरे 5 मिनट आप इसको थोड़ी देर के लिए म्यूट करके तो देखो फिर उसके बाद सर बोलेंगे लग जाएगा। सर आप पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं, रुक क्यों गए हैं? आपकी आवाज क्लियर आ नहीं रही। और सर पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं, रुके क्यों हैं? हेलो सर। प्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको? जी दिख रहा है। ओके, गुड इवनिंग सर। ओके। टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ साउंड लैंडिंग। बैंक के फंक्शंस क्या आपको पता होंगे? जो बैंक के फंक्शंस है वो आपको आइडिया होगा कि बैंक के क्या फंक्शंस रहते हैं। बैंक क्या करता है? फंड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है द पर्सन फ्रॉम फंड और वांट मनी। ओके, तो क्या करता है? मेन फंक्शंस क्या? बैंक का डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन देता है। तो बेसिकली जिन लोगों के पास सरप्लस फंड हुआ जो वांट टू सेव द मनी, उनका डिपॉजिट लेकर के बैंक लैंडिंग करता है। लैंडिंग एक वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द बैंक। लैंडिंग का सबसे बड़ा इश्यूज क्या है होता है कि जब बैंक को लोन किसका फंड देता है? जो डिपॉजिटर्स फंड बैंक को डिपॉजिट करते हैं वही फंड्स बैंक दूसरे कस्टमर्स को जिनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्रीज के रिक्वायरमेंट से उनको फंड लैंड करता है। क्लियर? यही फंक्शन होता है ना बैंक का बेसिक फंक्शन, यस सर। है ना? यही फंक्शन है बैंक का बेसिक। तो आप अल्टीमेटली क्योंकि बैंक डिपॉजिटर्स का फंड लैंड करता है तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है तो लैंड। प्लीज आपका माइक थोड़ा म्यूट रखिए।
जो बैंक जो फंड डिपॉजिटर्स का फंड लैंड करता है, तो बैंक की बेसिक ड्यूटी ये होती है कि जो लैंड कर रहा है, लोन्स बाट दे रहा है जिसको, उससे वो ऐसा लोन दे जिससे वो रिकवरेबल हो, टाइमली रिकवरेबल हो। जो रिपेमेंट शेड्यूल बनाया है, जिस टर्म्स कंडीशंस के ऊपर बैंक ने फाइनेंस किया हुआ है, उसके हिसाब से उसका रीपेमेंट प्रॉपरली हो जाए। और रीपेमेंट टाइमली होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो बेसिक लैंडिंग प्रिंसिपल्स में आप लोग देखेंगे, तो हमें क्या देखना है, ऐसे क्या इश्यूज, क्या प्रिंसिपल्स है जिसके थ्रू फाइनेंस करते समय केयरफुल रहना है, ताकि हमारा जो लैंड हो, लोन हमने जो दिया है वो सेफ रहे, तो सेव उसका इंटरेस्ट, उसका रिकवरी विथ इंटरेस्ट बना रहे, और हम बैंक की साउंड बैंकिंग कर सके। बेसिकली जो ये बैंक के फंक्शंस होते हैं, उस बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज यही होती है बैंकर्स की, कि सिलेक्शन ऑफ द बोरोवर। इसमें क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ द बोरोवर वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज आपका माइक म्यूट रखिएगा। तो सिलेक्शन ऑफ बोरोवर सबसे मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसे डिफरेंट प्रिंसिपल के अंदर हमें टेस्ट करना पड़ता है बोरोवर को, कि इस प्रिंसिपल में सुटेबल है कि नहीं, इसमें सुटेबल है कि नहीं। डिफरेंट टाइप के जो भी आप प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे। सर आपका प्रेजेंटेशन शो नहीं कर रहा है हमारे में, सिराजुद्दीन अली बोल रहे हैं सर। अभी आप कुछ भी व्यू नहीं हो रहा है, प्रेजेंटेशन शो सर नहीं कर हमारे को रहा तो दिखाई दे रहा है, दिखाई तो दे रहे हैं आप- सर हमारे को। आपको दिख रहा है, कुछ लोग बोलो, जी सर, हो रहा है ना, स्क्रॉल हो रहा है ना अभी। बिल्कुल सर, बिल्कुल हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है। हाँ, अभी मैं आगे बढ़ूंगा तब जैसे जैसे आपको दिखेगा, है। ठीक है सर, ठीक है। तो मुझे फर्स्ट स्लाइड पे रुका हुआ मैं। ठीक है सर। तो बेसिकली क्या डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके ऊपर हम जो बोरोवर को टेस्ट करते हैं कि बोरोवर इस प्रिंसिपल को कंप्लाई करता है या सुटेबल है या नहीं, इसका इस डिफरेंट प्रिंसिपल सुटेबल है कि नहीं, उसके हिसाब से उसका डिसीजन होता है कि इसको लैंडिंग कर सकते हैं कि नहीं, फाइनेंस कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है, हम डिपॉजिटर्स के फंड्स को यूज करते हैं उस लैंडिंग करने के लिए। तो ये बेसिक मेन जवाबदारी होती है बैंक की, इसलिए बैंक को एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ता है, केयर लेना पड़ता है, वेरी प्रूडेंट होना पड़ता है, वेरी डिलिजेंटली विजिलेंट रह करके पूरे एक्सरसाइज करना पड़ती है। अभी आप यहाँ देख रहे हैं लैंडिंग ऑफ फंड्स इज द मेन बिजनेस ऑफ अ बैंक। मेजर पोर्शन ऑफ द बैंक फंड इज एम्प्लॉयड बाय ऑफ लैंडिंग। Lending banker is a banker who lends to trade, commerce, industries to meet their financial requirement. Okay. सर ये अनिल दुबे के पास से भी साउंड आ रहा है, प्लीज म्यूट करवाओ। बेसिक लैंडिंग का बैंक का क्या फंक्शन है, कौन फंक्शंस हो गया। अब प्रिंसिपल ऑफ साउंड लैंडिंग, प्रिंसिपल ऑफ बैंक लैंडिंग, साउंड लैंडिंग, प्रिंसिपल में आप जो देखिए बेसिक इशू लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता सर है, अनिल दुबे को भी म्यूट करवाओ, उनके पास से शोर आ रहा है, आप लोग प्रॉपर्ली फिर सुनने में please- दिक्कत हो रही है। जो भी पार्टिसिपेंट्स है सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए। अनिल दुबे जी, मैडम प्लीज, मैडम आपका माइक ये अनिल म्यूट दुबे के कीजिए। पास से आ रहा है। मैडम आप समझ रही है ना, आप माइक तो म्यूट कर रखिए आप लोग। देखिए जो को फॉलो नहीं करेगा इंस्ट्रक्शंस को, वो डिबार हो जाएगा, एग्जाम नहीं दे पाएगा, वो डिबार हो जाएगा यदि जो फॉलो नहीं। इसलिए अपना माइक म्यूट करिए, आप लोग आपस में बात मत करिए। Liquidity refers to converting into cash. Major portion of bank deposit is repayable on demand or अरे कौन बोल रहा है ये? सर ये अनिल दुबे की डिवाइस से आ रहा है सर। अनिल दुबे जी, आप यदि म्यूट करेंगे तो आपको डिबार कर देंगे, एग्जाम नहीं देने देंगे। डिस्टर्ब मत करो किसी को भी। Liquidity refers to converting into cash. The major portion of bank deposit is repayable on demand or at a short notice. Therefore, the bank must see to it that advances are not locked up but comes back immediately. बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, डिपॉजिटर्स जो होते हैं हमारे पास शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स होते हैं। सेविंग्स बैंक में डिपॉजिट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट के डिपॉजिट्स होते हैं, और यदि फिक्स डिपॉजिट भी होते हैं तो कुछ 3 इयर्स, 2 इयर्स, 5 इयर्स, और मैक्सिमम क्या होता है 10 इयर्स के रहते हैं। बियॉन्ड 10 इयर्स हम कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। अब ये कि जो एवरी ईयर्स फंड रिन्यू होता है, ठीक है, बट इट इज कंडीशनल। पर जो डिपॉजिटर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट जब इनिशियली होगा, यदि उसने 3 इयर्स के लिए डिपॉजिट किया तो 3 इयर्स के बाद बैंक को पेमेंट की जवाबदारी रहती है, उसको पे बैक करना पड़ता है। इन केस बोरोवर डिपॉजिटर
प्रीमेच्योर पेमेंट के लिए भी एफडी ले सकता है। और सेविंग्स और करंट का तो है कि एनी टाइम आकर के वो फंड विड्रॉ कर सकता है। तो ये हमारी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि डिपॉजिटर जब भी हमारे फंड्स की डिमांड करता है, मांगता है, हमें उसको इमीडिएटली उसको देना पड़ता है। इसलिए बैंक क्या देखता है कि एडवांस लोन हमें दिया हुआ इस हिसाब से दिया गया है कि उसकी जो रीपेमेंट टर्म्स है जिस अकॉर्डिंगली वो रीपे अपने को होता रहे और ज्यादा समय तक लॉकड अप नहीं हो जाए, ज्यादा समय तक वो अनपेड नहीं रहे। वैसे भी आपको जो एनपीए नॉर्म्स आप जब पढ़ेंगे इसके अंदर, तो आफ्टर 3 मंथ्स अकाउंट एनपी हो जाता है। यदि 3 मंथ्स तक का इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट सर्विसिंग नहीं होता तो अकाउंट एनपी हो जाता है। तो उसमें डिफरेंट टाइप के इफेक्ट, उसके इम्पैक्ट पड़ते हैं जब अकाउंट एनपी होता है। पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट, फंड्स ब्लॉक हो गए तो बैंक के पास क्या होता है, लिक्विडिटी क्राइसिस हो जाता है। लिक्विडिटी मतलब उसके फंड्स नहीं अवेलेबल होंगे फॉर पेमेंट ऑफ डिपॉजिटर्स। डिपॉजिट यदि फंड्स डिपॉजिट मांगने आएगा तो हम उसको पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो लिक्विडिटी क्राइसिस बैंक के साथ हो जाता है। खास करके आप लोगों ने देखा वो प्राइवेट बैंक से कोऑपरेटिव बैंक कई बार लिक्विडेट होते हैं, डूब जाते हैं, बंद हो जाते हैं। आरबीआई उसको एक पोजीशन ले लेता है उसका, या कोई लिक्विडेटर अपॉइंट कर देता है उसके ऊपर। उसका रीजन ही होता है कि उनके जो लोन्स एंड एडवांसेस रीपे नहीं हो पाते, फंड ब्लॉक हो जाता है। और जब डिपॉजिटर पैसा मांगने आता है तो डिपॉजिटर्स को पैसा विड्रॉ पे नहीं कर पाते हैं। ऐसे केस के अंदर ये प्रॉब्लम्स उनके साथ होती है कि लिक्विडिटी क्राइसिस होता है, रेट टाइम ये होकर के उनको लिक्विडेशन पे जाना पड़ता है, लिक्विडेटर ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। तो इसलिए लिक्विडिटी के अंदर ये देखा जाता है कि जो भी हमने बैंक फाइनेंस किया है उसका ये इंश्योर किया जाए कि उस फंड्स का प्रॉपरली रीपेमेंट हो, टाइमली रीपेमेंट हो, ताकि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स, जो पेमेंट की रिक्वायरमेंट, हमारी जो पेमेंट की रिक्वायरमेंट्स है बैंक की डिपॉजिटर्स को, वो हम मीट आउट कर सके। सेकेंड प्रिंसिपल होता है सेफ्टी ऑफ द फंड। सेफ्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग। Banker has to see that borrower should be able to repay the principal amount along with the interest. ये बैंक का फर्स्ट ड्यूटी होता है इसके अंदर। अब बेसिकली इसमें आप जब देखेंगे ना, सेफ्टी ऑफ द फंड्स में, क्योंकि हमने बताया कि हम थर्ड पार्टी डिपॉजिटर्स के फंड्स को लैंड कर रहे हैं, इट इज अ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द बैंकर्स टू सेफगार्ड द मनीज ऑफ अदर्स। ही हैज टू एक्सरसाइज कॉशन, प्रूडेंस एंड टैक्ट। तो ये बेसिक बैंक की प्रिंसिपल होती है कि बैंक सेफ फंड हो। वही चीजें सेफ कैसे होगा, हमने उसको देते समय ये इंश्योर कर लिया कि जो बोरोवर है, व्यक्ति जो लोन ले रहा है, वो बिजनेस पर्पस के लिए जो लोन ले रहा है वो बिजनेस को अच्छा चलाएगा, एंड यूज इंश्योर करेगा, जिस पर्पस के लिए लोन लिया उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज करेगा। और जो बिजनेस से अर्निंग होगी उस अर्निंग से वो बैंक के लोन को, इस पर जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है, बैंक का लोन का रीपे करता रहेगा और बैंक का फंड सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। सेफ्टी पर्पस के लिए अभी आप फ्यूचर में और एक एस्पेक्ट पढ़ेंगे सिक्योरिटी वाला, जो इसको सपोर्ट भी करता है, सेफ्टी को भी। जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट इसमें आप जब देखेंगे प्रिंसिपल के अंदर ही, तो वो भी एक फर्दर इफेक्ट करता है कि कई बार हम लोग सेफ्टी फॉर फंड के लिए एडिशनल कोलेटरल सिक्योरिटीज भी लेते हैं, जो हम जब सिक्योरिटी का टॉपिक जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर आपको इसमें फर्दर एक्सप्लेनेशन होगा। तो एक पर प्रिंसिपल एक तो यही है बेसिक, कि जो पर्पस के लिए लोन दिया है वो उसके लिए यूटिलाइज करके, और वो जो प्रॉफिटेबल बिजनेस करेगा, बिजनेस भी कैसा होना चाहिए, उसका वाइबल होना चाहिए, अर्निंग प्रॉफिटेबल होना चाहिए, जिससे वो अपना अर्निंग कर सके, खुद कमा सके। वाइबल प्रोजेक्ट में क्या होगा कि उसके जो एक सर्टन पीरियड का टाइम कस्टमर्स अपने वो बिजनेस से अर्निंग चालू करेगा। एक आपने देखा होगा ब्रेक इवन पॉइंट आता है। ब्रेक इवन मतलब क्या होता है पता है, बिजनेस के अंदर नो लॉस नो प्रॉफिट। ब्रेक इवन पॉइंट होता है नो लॉस नो प्रॉफिट। तो अबाउ ब्रेक इवन जब कस्टमर जाएगा तब उसका अर्निंग चालू होगा, और उस अर्निंग में से वो बैंक को लोन रिपे करेगा। तो जब हम लोग लोन देते हैं ना, उसके प्रोजेक्शंस को, जो बिजनेस के प्रोजेक्शंस क्या रहेंगे, कितनी इसकी इनकम रहेगी, कितना प्रॉफिट रहेगा, ये हम एसेस करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और जब एनालिसिस करते हैं तब ये देखते हैं कि आज यदि उसने लोन लिया और आज से यदि बिजनेस करना चालू किया तो कितने मंथ के बाद उसकी अर्निंग चालू हो जाएगी कि वो लोन को रीपेमेंट कर सके। और आपने देखा होगा कि जो हम एक्चुअल जो हाउस लोन, कार लोन देते हैं ना, तो कस्टमर्स की एक्चुअल इनकम पे बेस पे देते हैं। उनकी इनकम टैक्स रिटर्न में, सैलरी स्लिप में जो इनकम दिखती है उसको देख करके हाउस लोन, कार लोन मिलता है। और जो बिजनेस लोन मिलते हैं ना, वो लोन होते हैं बिजनेस के प्रोजेक्टेड इनकम के ऊपर। आज तो जो इनकम उसकी हो रही है, पर आज जो लोन लेगा उसके बाद उसका बिजनेस कितना बढ़ेगा, कितना एक्सपांड होगा, और उसके बाद बिजनेस बढ़ाने के बाद उसकी अर्निंग कैसे होगी, तो वो सारी इनकम क्या होती है, प्रोजेक्टेड होती है, एस्टिमेटेड इनकम होती है, एक्चुअल इनकम नहीं होती, एस्टिमेटेड। तो एस्टिमेटेड इनकम हम जो लेते हैं उसकी, तो इस बात को एसेस किया जाता है कस्टमर्स का नॉलेज क्या है उस बिजनेस के बारे में, उसका खुद का एक्सपीरियंस क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, और इसके अबाव वो सबसे बड़ी क्या होती है कि उसकी इंटीग्रिटी क्या है। मतलब बोरोर का बिजनेस तो बहुत अच्छा है पर उसकी इंटीग्रिटी अच्छी नहीं है, रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं है, रीपेमेंट नहीं करना चाहता है, तो वो अल्टीमेटली वो अकाउंट फेल होगा। मतलब बेसिकली बिजनेस लोन में क्या देखा जाता है
प्रोजेक्ट और पर्सन बिहाइंड द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट इन द सेंस कि प्रोजेक्ट वायबल है, एक सर्टन पीरियड के बाद उस प्रोजेक्ट से उसकी बोरोवर को अर्निंग चालू हो जाएगी और उस अर्निंग से वो बैंक को रीपे करेगा। और दूसरा प्रोजेक्ट पर्सन बिहाइंड द प्रोजेक्ट। पर्सन बिहाइंड द प्रोजेक्ट में जो प्रमोटर है उसका बिजनेस का, वो प्रमोटर का बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसकी इंटेग्रिटी है कि नहीं, उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है, और उसकी इंटेग्रिटी मतलब इन द सेंस वो विलिंगनेस है कि नहीं रीपेमेंट करने की। कई बार आपने देखा होगा छोटे छोटे लोन जो लोग लेते हैं तो अपने ये सोचता है हमने तो लोन ले लिया, देखा जाएगा थोड़े दिन बिजनेस करके देखते हैं, यदि चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं, बैंक का कई लोग बैंक डूबते हैं, हमारे डूबेगा फर्क नहीं पड़ता। इस तरह के अप्रोच करने वाले, बात करने वाले लोग भी आपको मिल जाएंगे मार्केट में। हो सकता है जब इनिशियली बैंकर से जब बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो बैंक को अश्योरेंस नहीं सर मैं तो 2 साल में पे कर दूंगा, 3 साल में रुपये का भरोसा करो मुझको फाइनेंस कर दो। तो ये सब चीजें एनालिसिस करने की होती है, जज करने की होती है बोरोवर से, कि बोरोवर से जब हम इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, उसके पेपर की स्क्रूटनी जब करते हैं, तो ये हमें देखना पड़ता है कि उसकी पेपर्स के बेसिस के ऊपर और बोरोवर्स की बातों के ऊपर हम कितना रिलाय करते हैं और कितना रिलायबल है, और रिलायबल है, डिपेंडेबल है, ताकि वो बिजनेस भी करे और बैंक का लोन भी रिपे करे। तो हम जितना इंटरेक्शन कस्टमर से करेंगे उसका काफी फायदा होता है। सेकंड चीज इसके अंदर आप जो देखेंगे लोन केस में, जो लोन एप्लीकेशन हम लोग भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, कई बार आपने देखा होगा प्रैक्टिकली जो होता है, लोन एप्लीकेशन की फॉर्म बोरोवर को दे देते हैं या भर के लिया ना, वो भर के लिया था, आपको दे देता है, कुछ गैप्स रहती है आप सुधार देते हो, सपोर्टिंग पेपर ले लेते हो और लोन की प्रोसेसिंग कर देते हो। जबकि बेसिकली ये होता है उसके जो रिक्वायरमेंट होना चाहिए, जब लोन एप्लीकेशन आप भरो तो आप स्वयं उसके ऊपर उसका एप्लीकेशन भरिए, हर पॉइंट पे, ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर आप बोरोवर से 1 to 1 डिस्कस करिए। उस कुछ चीजें तो क्लियर है कि नाम लिखना, फादर्स नेम लिखना, डेट ऑफ बर्थ लिखना, ये सब चीज आपको दी जाती है। डेट ऑफ बर्थ से उस बोरोवर की एज हमें पता चलती है, उस एज के साथ हमें पता चलता है पुराना ये बोरोवर अभी तक इसने क्या काम किया है, क्या किया है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखते हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन उसका क्या है और बिजनेस क्या कर रहा है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन उसका कॉमर्स का है या आर्ट्स का है, और कोई इंडस्ट्रीज डाल रहा है तो उसका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड है क्या, या कोई समथिंग टेक्निकल सपोर्ट उसके पास अवेलेबल है क्या। कई तरह की चीजें क्वेश्चन ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे ना? या कई बार आप देखते होंगे कि जो कस्टमर्स आपका डिफरेंट टाइप का असाइनमेंट किया होता है और डिफरेंट टाइप का असाइनमेंट चले जाता है, बिजनेस में एकेडमिक बैकग्राउंड से अलग करके, तो वो भी एक फैक्टर्स काउंट करते हैं। तो आपका जैसे से उसकी जब एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे, एकेडमिक ग्राउंड्स, फैमिली बैकग्राउंड, कहाँ रहता है वो, किस लोकेशन पे रहता है और किस एरिया में रहता है, और उस जिस एरिया में रहता है उस एरिया की पॉपुलेशन जो लोग रहते हैं उस किस कैटेगरी के, इकोनॉमिकली किस, फाइनेंशियल किस कंडीशन के, किस कैटेगरी के लोग रहते हैं, उन सबको देख करके 1 to 1 क्वेश्चन एराइज होते हैं बोरोवर के लिए कि ये क्या है, ये क्या है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। और दूसरी बात ये होती है कि जो बिजनेस जो कर रहा है, खासकर छोटे शॉप्स आप देखेंगे आजकल तो बड़े बड़े इस्टेब्लिशमेंट्स, ट्रेडिंग के अंदर भी बड़े बड़े लोग मार्केट में आ चुके हैं। कई बार होता है कि ग्रोसरीज की शॉप होगी, इस लोकेशन में लगाना चाह रहा है, पर जिस लोकेशन पे लोग ग्रोसरी शॉप लगा रहा है, किराना शॉप लगा रहा है, उस लोकेशन में नंबर ऑफ शॉप्स बहुत सारी है, उस लोकेशन पे वो अपने माल को बेचेगा कैसे, दूसरे कस्टमर्स जिनकी शॉप ऑलरेडी पहले से चल रही है उस जगह ये अपना काम कैसे चालू करेगा, अपने बिजनेस को कैसे जमाएगा, अपनी पोजीशन मार्केट में कैसे रखेगा ताकि उसका माल भी बिके और प्रॉफिटेबल वे में बिके और वो लोन को धीरे धीरे रिपे कर सके। ऐसे कई तरह के क्वेश्चंस आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म आप भरोगे, उसको देखोगे और उसकी लोकेशन, साइट विजिट करोगे, घर को विजिट करोगे, तो कई तरह के क्वेश्चंस आए थे। फैमिली बैकग्राउंड के अंदर ही पता चलता है, फादर है, फादर क्या करते हैं, रिटायर्ड है, सर्विस में है या बिजनेसमैन है, किस बैकग्राउंड के, वाइफ है तो वह हाउस वाइफ है या जॉब कर रही है, बच्चे लोग हैं तो बच्चे लोगों का एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं या उनकी पढ़ाई हो चुकी है, किस लेवल की स्टडी कर रहे हैं, किस स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, किस कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं। ये सब फैक्टर जो होते हैं टोटलिटी में उस बोरोवर की फैमिली बैकग्राउंड ध्यान उसके इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशंस को असेस करने में हेल्प करता है जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। और ये सब प्रिंसिपल जो आपके ना, लिक्विडिटी, सेफ्टी, जब हम बहुत सारे प्रिंसिपल को इसके ऊपर टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये फंड सेफ, लिक्विडिटी है, इसमें पैसा वापस आ जाएगा, सेफ फंड है, हमने इस बार फंड कर दिया तो सेफ्टी है इसके अंदर, ये इंश्योर होता है। तो कई फैक्टर्स हम एप्लीकेशन, इसलिए एप्लीकेशन भरने का कैजुअल अप्रोच नहीं रखें, उसको 1 to 1 बोरोवर से डिस्कस करके भर के 1 to 1 स्टेप भरेंगे तो 1 to 1 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, अराइज होंगे, क्वेश्चन अराइज होगा, आप 10 तरह के क्वेश्चन बोरोवर से पूछोगे तो ऑटोमेटिकली जो रिप्लाई मिलेगा ना, उसमें आपको ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडिंग है उसको टेस्ट करने में आपको हेल्प मिलेगी। सीधी चीज है, मतलब ये जो लिखा हुआ बहुत सिंपल है कि हमें सेफ्टी देखना है, पर सेफ्टी हम देखेंगे कैसे। बहुत सारे जो लाइफ के फैक्टर, जैसे आप सिंपल में कह रहा हूँ, आपसे कोई 10,000 रुपये मांगने आ रहा है, आपसे कोई आपका दोस्त है, मित्र है या पड़ोसी है या परिचित है, उसने कहा कि सर मुझे आपसे 10,000 चाहिए, मुझे ये रिक्वायरमेंट्स है। आप पहला क्वेश्चन पूछेंगे
उसका पर्पस क्या है कि वो काम क्या है यार, पैसा काय के लिए चाहिए, मतलब पर्पस क्या है उसका। अब पर्पस आपको पता चल गया, फिर उसको लगेगा कि तुम पैसे कैसे वापस करोगे, तेरे को प्रॉब्लम क्या है अभी, तो अभी खुद बिट आउट क्यों नहीं कर पा रहा अपने पास से, वो अपनी समस्या बता देगा। फिर आप पूछोगे भाई तूने कैसे रिपे करेगा इसको, फिर मुझे वापस कितने दिन में देगा, 3 महीने में देगा, महीने भर में देगा, 15 दिन में देगा कि 6 महीने में देगा। तो वो अपनी बात जो कहना, यदि वो कह देगा मैं 15 दिन में 10,000 वापस कर दूंगा, तो नेशनल क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा 15 दिन में 10,000 मुझे कैसे वापस करेगा, इसकी खुद की अर्निंग तो इतनी है, इसकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, परिवार में कोई सपोर्ट है नहीं है, तो कैसे करते हो आप, कैसे इंडिविजुअली ऐसे असेस करते हो किसी को पैसा देने के लिए, उधार देने के लिए। अकॉर्डिंगली वही सारे प्रिंसिपल करीब मोर लेस कम या इसमें आपके इसमें अप्लीकेबल होते हैं। बस इसमें होता है क्योंकि बैंकर्स के रूप में काम करोगे तो एक सिस्टमेटिकली फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के ऊपर हमें हर पॉइंट को जस्टिफाई करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हाँ इस इन हिसाब से सारा ठीक, अकाउंट ठीक है, हम इसको लैंड कर सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं। तो दो अपने इशू देखें, सेफ्टी और लिक्विडिटी। यहां तक आपको पॉइंट क्लियर है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं पूरा, आपको क्लियर हाँ जी है? ठीक है ना, आगे बढ़े जी। ओके। देन प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी किसकी बात कर रहे हैं, बैंकर्स की प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, बैंक की प्रॉफिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि बेसिकली जब लोन देते हैं तो बैंक क्या होता है, इंटरेस्ट अर्न करता है लोन के ऊपर, बैंक डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करता है और लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट अर्न करता है। इंटरेस्ट भी रहता है, कुछ सर्टन कमीशन अमाउंट भी इसमें रहते हैं, और जो इंटरेस्ट अर्निंग कमीशन हमें होता है उस इंटरेस्ट जो कमीशन इनकम से ही उस हम पहले डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट पे करते हैं। सिमिलरली जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट होती है, स्टाफ की सैलरी है, प्रीमाइसेस का रेंट है, अदर जो एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है, वो सब कॉस्ट मीट आउट करने के बाद कुछ पोर्शन हमारा इंटरेस्ट मार्जिन जो बचता है वो हमारा बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी होती है। तो मोर और लेस आप ये देखेंगे ना तो 1.5 से 2% के आसपास इंटरेस्ट मार्जिन, 2-2.5% के आसपास इंटरेस्ट मार्जिन रहता है। आपने जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट कमाया, सिमिलरली डिपॉजिटर को उसमें से माइनस किया, जो डिपॉजिटर को इंटरेस्ट पे किया, और इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस माइनस किया, तो हमारे पास 2-2.5% के आसपास ही मार्जिन बचता है जिसके ऊपर हमें प्रॉफिटेबली बुक करनी। अब इसमें होता क्या है, इन केस कोई अकाउंट लोन खराब हो गए, उसका रीपेमेंट नहीं आएगा, तो उसका रीपेमेंट नहीं आएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो अकाउंट एनपी होगा 3 महीने बाद, 3 महीने तक इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट सर्विसिंग नहीं होती, अकाउंट एनपी हो जाता है। तो जैसे अकाउंट एनपी हुआ, हम उस अकाउंट में इंटरेस्ट लगाना बंद कर देंगे, क्योंकि जब तक उस इंटरेस्ट की एक्चुअल रिकवरी नहीं होगी खाते में, तब तक हम इंटरेस्ट बुक नहीं कर सकते। इवन जो अपन ने 3 महीने का इंटरेस्ट लगा भी दिया और उसकी यदि रिकवरी नहीं हुई तो वो इंटरेस्ट भी हमें रिवर्स करना पड़ता है, वापस से रिवर्स की प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ता है, तो हमारी प्रॉफिटी कम हो जाती है। तो इस बेसिकली क्या हो गया, प्रॉफिटी का मतलब आपका लोन का रीपेमेंट यदि प्रॉपर नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट की सर्विसिंग पूरी नहीं हो रही, अकाउंट एनपी हो जाएगा। अब तो एसेट्स क्वालिटी खराब हुई आपकी, लोन्स आपके एसेट्स होते हैं, एसेट्स की क्वालिटी खराब हुई, आपको प्रॉफिटिलिटी इम्पेक्ट होगा, प्रॉफिटिलिटी कम हो जाएगी। तो बेसिकली इसलिए भी आपको देखा जाता है कि जो लोन अपन जब देते हैं प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग के अंदर, कि हम जो लोन दे रहे हैं उस फंड में, उसमें सेफ्टी है, उसका रीपेमेंट प्रॉपरली टाइमली आता रहेगा, एज पर टर्म्स ऑफ सैंक्शन होगा, यदि है ना, और एक यदि वो सब चीज ठीक रहेगी तो हमारा इंटरेस्ट इनकम हमको मिलता रहेगा और हम उस हिसाब से प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। डाइवर्सिफिकेशन, another important principle to be followed by the banker is to see that loans and advances are spread to a different categories. मतलब do not put eggs on a one basket, कहते ना, एक ही बास्केट में सारे अंडे मत रखो, यदि बास्केट गिर गई, टूट गई तो सारे अंडे फूट जाएंगे, तो आपको क्या होगा, सारा नुकसान हो जाएगा। सिमिलर उसी प्रिंसिपल के ऊपर ये कि हमें डिफरेंट कैटेगरी के बोरोर्स को, डिफरेंट इंडस्ट्री सेगमेंट के बोरोर को, उसी डिफरेंट सेगमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप्स के बोरोर्स को हमें फाइनेंस करना है। एक ही तरह के फाइनेंस में सीमेंट इंडस्ट्रीज को फाइनेंस कर दिया बहुत सारा हमने, पता चला सीमेंट इंडस्ट्रीज में रियल एस्टेट के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी तो सीमेंट इंडस्ट्री सफर करेगी, सीमेंट इंडस्ट्री सफर करेगी तो आपके सीमेंट इंडस्ट्री के जितने फाइनेंस से ब्लॉक हो जाएंगे या कोई रिपेमेंट प्रॉब्लम आएगा, अल्टीमेटली क्या होगा, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी सफर करेगी। इसलिए होता है कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज हो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, सीमेंट है, फार्मा है, स्टील इंडस्ट्रीज है ना, टी इंडस्ट्रीज है, रबर इंडस्ट्रीज है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज को बैंक अपना फाइनेंस करता है, और डिफरेंट टाइप ग्रोसरी ट्रेडिंग कंसर्न हो जाता है। सिमिलरली कई तरह के लोग होते हैं जिसको अपन बैंक अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट टाइप से बोरोर को फाइनेंस करता है, ताकि यदि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में कोई प्रॉब्लम भी आता है, कोई रिसेशन भी आता है किसी टाइम बीइंग, तो उस टाइम बीइंग के अंदर बैंक का को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बैंक के दूसरे अकाउंट्स में, दूसरे पोजीशन में, इनकेस इसमें कुछ सर्टन अकाउंट्स कुछ प्रॉब्लम में रहेंगे भी,
तो दूसरे अकाउंट्स के थ्रू हमें बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं और बैंक का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन का बड़ा यूज होता है, इसलिए वो डिफरेंट सेक्टर्स में इसको डाइवर्सिफाई करना पड़ता है लोन देने में। पर्पस, तो पर्पस इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि पर्पस जो हमें देना है, किस बैंक का लोन किस पर्पस के लिए दे रहा है। जैसे मैंने कहा ना, कोई आपसे कोई पैसा मांगने आता है, आप इमीडिएटली सबसे पहले क्या पूछते हैं कि तेरे क्या होती है, आवश्यकता क्या है, किस काम के लिए पैसा चाहिए, ये पहला क्वेश्चन हम ये करते हैं। Purpose for which the loan is required is very important. Banker should be clear about the purpose for which the loan is required and the sources where from the borrower is expected to repay the loan. If the advance is for holding of stocks or for speculation, it should be discouraged. These are anti-national or anti-social activity. Again, if the money required is for liquidation of prior borrowings or make good loss the incurred or unproductive expenditures, then the banker should cautious in appraisal of the loan proposal. मतलब जो होल्डिंग, स्टॉक का होल्डिंग करना है, क्या होता है ना, कई बार जो अनाज व्यापारी होते हैं वो स्टॉक को होल्डिंग करने के लिए फंड्स कई बार ले लेते हैं, और आपसे बोरिंग करेंगे, फंड्स यूज करेंगे होल्डिंग ऑफ स्टॉक के लिए। अल्टीमेटली क्या होता है, स्टॉक जो होल्डिंग करेंगे, तो यदि कोई स्टॉक को आपने होल्ड करा, आप कहते हो उसकी शॉर्टेज मार्केट में हो गई, तो प्राइस क्या होगा, एकदम बढ़ जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है, उसकी प्राइस की कीमत बढ़ जाती है, उस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है, और फिर जब बहुत प्रॉफिटेबल होता है तब उसको सेल करता है। परंतु इसमें कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, तो ये एक्टिविटी अच्छी नहीं मानी जाती। होल्डिंग ऑफ स्टॉक के लिए फाइनेंस करना गलत है, एंटी सोशल है, एंटी नेशनल है। बेसिकली स्पेकुलेशन में सिंपल कहते स्टॉक मार्केट में फाइनेंस कर रहा है ना, लैंड जमीन परचेस करने के लिए लोन ले रहा है आपसे, तो इसलिए कई बार होता है प्लॉट ऑफ लैंड परचेस करने के लिए बैंक फाइनेंस बड़ा रेयरली करता है, बहुत रेयरली करता है, इसलिए कि वो लैंड परचेस करेगा और उसके बाद में उसको हायर मार्जिन उसको लेके बेच देगा। तो ऐसे केस में भी फंड्स ब्लॉक करने की बैंक उसको नहीं करता है। सिमिलरली आपका ये रहता है कि जो पुराने लोन्स जिसने हायर कॉस्ट बोरिंग ले रखी हो, लोन पुराने कोई मनी लेंडर से लिया है, किसी से ले रखा है, वो कहेगा मुझे उसको लोन पे करने के लिए, वापस करने के लिए पैसा चाहिए, या पुराना बिजनेस का लॉसेस होगा उसको फंडिंग करने के लिए मुझे पैसा चाहिए, तो ऐसी चीजों को भी बैंक डिस्करेज करता है, फाइनेंस नहीं करता है। तो जो एक्टिविटी होती है, जिसकी एक्टिविटीज के लिए, बिजनेस के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए जो बैंक फाइनेंस करता है, वो वायबल प्रोजेक्ट होना चाहिए। पर्पस तो देखना, ठीक है, उसने कह दिया मुझे किराना शॉप लेना है, स्टेशनरी की शॉप लगाना है, या कोई मुझे इंडस्ट्रीज लगाना है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है, उसके लिए इंडस्ट्रीज मुझे बनाना है, तो ठीक है, पर्पस तो आपको वैलिड है कि वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन ले रहा है। पर सिमिलर फिर वही चीज आती है, उसका पर्सन का बैकग्राउंड क्या है, एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उस बिजनेस का एक्सपीरियंस उसका क्या है, कुछ उसका एक्सपीरियंस है या नहीं है, वो इस फील्ड में क्यों आना चाहता है, उसको क्या फायदा दिख रहा है इस फील्ड में आकर के, अपना लोन लेकर के बिजनेस करने की इच्छा क्यों हो रही है। ऐसे कई खासकर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लोन्स होते हैं, आपने देखा होगा कि मुद्रा लोन के अंदर या स्टैंड अप इंडिया के अंदर जो लोन के लोग कई बार आते हैं, न्यू बिजनेस चालू करते हैं, हम ये चालू कर रहे हैं, क्यों चालू कर रहे हैं भाई, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप कैसे चलाओ, जबकि आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं, फिर भी इस बिजनेस को आप कैसे चला लोगे, आपके घर के अंदर कोई फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है आपका, फिर आप कैसे करोगे। 10 तरह के क्वेश्चंस हमारे होते हैं कि मतलब पर्सन का बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस क्या है, ये सब भी काउंट करता है पर्पस जो एसेस करते हैं। सिमिलरली जो पर्पस लिया है वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए एक सर्टन पीरियड के बाद। जैसे ट्रेडिंग कंसर्न में ये होता है, ट्रेडिंग यूनिट होती है, ट्रेडिंग में क्या होता है, माल खरीदेगा और शॉप पे रख के बेचेगा, तो ये माना जाता है कि 3 से 4 महीने के अंदर वो बिजनेस धीरे धीरे अर्निंग चालू कर देता है, क्योंकि 3-4 महीने उसको मार्केट में उस बोरोर को अपने प्रोडक्ट की पोजीशन बनाना पड़ती है, इस मार्केट पोजीशन बनाना पड़ती है, इमेज क्रिएट करना पड़ती है। हाँ, ये बंदा है, इसने यहाँ शॉप खोली है, ये बिजनेस करना चालू किया है, और ये व्यक्ति इस प्रोडक्ट में डील करता है, इसमें ट्रेडिंग करता है, और वो माल को धीरे धीरे बेचना चालू करता है। और जब माल की क्वालिटी उसकी अच्छी होती है, प्राइसेस रीजनेबल होते हैं, मार्केट में दूसरे कॉम्पिटिटर के, मतलब अपने उसके जो कॉम्पिटिटर मार्केट में है उनसे वो बेटर सर्विसेज दे पाता है, बेटर प्राइस दे पाता है, तो ऑटोमेटिक लोग उस पर खरीदेंगे। कई तरीके, यदि प्राइसेस स्लाइटली हायर भी है तो ये होता है कि उसकी क्वालिटी ज्यादा सुपीरियर है, या कोई स्पेशल कोई फीचर्स उसके प्रोडक्ट के अंदर है, इसलिए थोड़ा सा प्राइस ज्यादा है। ये सब फैक्टर्स उसमें काउंट करते हैं। इवन कई बार आप देखते होंगे कि कहीं जगह लूज माल मिलता है, ग्रोसरीज के अंदर आप खास करके देखोगे, कोई लूज माल देता है आपको, कागज के पुड़िया में पैकेट बांध करके तोल करके आपको देगा, ये 2 किलो शक्कर ले लो, 2 किलो दाल ले लो, और कागज में बांध करके आपको पैक दे रहा है। सेकंड बंदा वो होता है कि जो पॉलिथीन में बकायदा पैक करके उसने 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो के पैकेट्स रखे हुए हैं और उसके अंदर सेल कर रहा था। कई बार क्या होता है, वो पैकिंग चार्जेस के भी कॉस्ट जोड़ करके सेल करता है और उसका माल बिकता है।
क्योंकि कस्टमर जब खरीदने आता है तो उसको लगता है कि दिस इज मोर एक्सेप्टेबल, तो वो उसको एक्सेप्ट करता है बजाय उसको। तो कई चीजें, छोटी मोटी चीजें होती है जिसके अंदर देखा जाता है कि अपने माल को जो बेचना चालू कर रहा है तो कैसे बेच रहा है और किस ढंग से अपने मार्केट में पोजीशंस क्रिएट कर रहा है ताकि उसका माल मार्केट में बिके और वो प्रॉफिटेबली अपना खुद का, जब तक बिजनेसमैन खुद का प्रॉफिट से बिजनेस नहीं चलाएगा जब तक वो लोन को रिपे नहीं कर पाएगा। कुछ दिन फिर भी कर लेगा पर लॉन्ग टर्म में नहीं कर पाएगा, इसलिए जो उसका लॉन्ग बिजनेस से लॉन्ग टर्म अर्निंग उसकी होना चाहिए। और बैंक जब लोन देता है तो बेसिकली बैंक का लोन का पर्पस देने में पीछे एक मेन मकसद क्या है, एक तो बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाता है, वो खुद का बिजनेस कर रहा है, खुद ऑलरेडी एम्प्लॉयड है। और कई बार होता है कि उसकी बिजनेस बढ़ता है या बड़ा बिजनेस होता है तो 2-3 बंदों को अपने एंगेज भी करता है, मतलब 2-3 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देता है, ऐसा व्यक्ति फाइन है। परंतु उसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल है कि वो जो ये काम कर रहा है तो अपने बिजनेस से अर्निंग करे और बिजनेस से अर्निंग करके बैंक के लोन को जमा करे। ऐसा नहीं कि हमारे घर के एसेट्स बेच करके या बिजनेस में जो एसेट्स है उसको बेच करके हमारे लोन को जमा करेगा। उसका पर्पज है कि जो बिजनेस उसके खुद के जो बोरोर ने जिसके लिए लोन लिया उससे वो अर्निंग करे और उसका रिपे करे। तो ये देखा जाता है कि बोरोर कितने समय बाद अर्निंग चालू करेगा, ये भी पर्पज जब हम एसेस करते हैं ये देखते हैं प्रोजेक्ट वाइबल है तो कितने दिन बाद वाइबल हो रहा है, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद। ट्रेडिंग के अंदर माना जाता है 3 से 4 महीने में हो जाता है उसका वाइबल। इसलिए कई बार हम देखेंगे जो रीपेमेंट फिक्स करते हैं तो 6 महीने का मोरेटोरियम पीरियड देते हैं। आगे जब आप टर्म ऑफ लोन देखेंगे ना उसके अंदर ये इश्यू को आप इससे लिंक किया जाता है रीपेमेंट का कब से कमेंसमेंट चालू होगा। तो मोरेटोरियम भी पीरियड देते हैं, कई बार 6 महीने का मोरेटोरियम देते हैं, कई बार हम साल भर का देते हैं, कई बार 18 महीने का देते हैं। उसका पीछे रीजन क्यों है मोरेटोरियम कि ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड उसमें से वो इंटरेस्ट सर्विसिंग करेगा, इंस्टॉलमेंट 6 महीने बाद करेगा, साल भर बाद करेगा, 18 महीने बाद करेगा। ये माना जाता है कि 6 महीने बाद वो अर्निंग चालू कर देगा या साल भर बाद अर्निंग चालू कर देगा और उससे बैंक के इंस्टॉलमेंट रिपे करेगा। ये बेसिकली जो अपन पर्पस देखते हैं कि ठीक है प्रोडक्टिव पर्पस तो है, पर प्रोडक्टिव पर्पस में वाइबिलिटी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्ट से कब आएगी, कितने दिन बाद आएगी, कितने महीनों बाद आएगी, और वो भी एक पर्पस असेस करने में, ध्यान रखने में हेल्पफुल होता है। अनदर गाइडिंग फैक्टर एडवांस इज सिक्योरिटी, जिससे मैंने आपको बताया सेफ्टी के साथ ये सिक्योरिटी भी लिंक की हो गई है। सेफ्टी तो एक यही कि ठीक है जो रिपेमेंट अपना बिजनेस से जो अर्निंग करेगा उससे लोन का रिपेमेंट टाइमली करेगा तो बैंक का फंड सेफ हो गया। और कई बार सेफ्टी को और इंश्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी भी लेते हैं। अनदर गाइडिंग फैक्टर इन बैंक एडवांस इज सिक्योरिटी, व्हेन द बैंक एडवांस विदाउट सिक्योरिटी ही विल रन द रिस्क ऑफ लूजिंग मनी। मतलब यदि हमने विदाउट सिक्योरिटी कोलेटरल सिक्योरिटी हमने लिया है तो एक रिस्क हम जहाँ लेके चलते हैं कि हमारा शायद हो सकता है कि इनके समय नुकसान भी हो सकता है, बैंक को लूज भी कर सकता है। एक्चुअली सिक्योरिटी कैसे होती है, 2 तरह की होती है, प्राइमरी और कोलेटरल। प्राइमरी सिक्योरिटी कौन सी होती है, वो सिक्योरिटी जो एसेट्स हम लोग लोन जब देते हैं तो जो एसेट्स क्रिएट होती है, जैसे स्टॉक क्रिएट होता है ट्रेडिंग वालों के केस के अंदर या जो भी होता है उसमें स्टॉक्स क्रिएट होता है, स्टॉक उसका एसेट्स हो गया जो प्राइमरी सिक्योरिटीज हो गई हमारे लिए। या टर्म लोन हमने दिया है किसी को मशीनरीज परचेस करने के लिए, फर्नीचर फिक्चर्स के लिए, इलेक्ट्रिक अपने कंप्यूटर सिस्टम्स परचेस करने के लिए, एसी लगाने के लिए, ऐसे कई तरह इलेक्ट्रिकल फीचर्स भी अपने फिक्चर्स पर लगाने के लिए इसको टर्म लोन दिया है, प्लांट मशीनरी के लिए लोन दिया है, या लैंड एक्वायर करके फैक्ट्री शेड कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन दिया है। तो ये सब जो होते हैं लोन के ऊपर जो भी एसेट्स क्रिएट हो रही है, लोन से जो भी एसेट्स क्रिएट हो रही है वो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है बैंक की, तो हमेशा बैंक को रहेगी, वो तो रहेगी बैंक के पास हमेशा। इन एडिशन टू दिस बैंक क्या करता है, कोलेटरल सिक्योरिटीज मांगता है। कोलेटरल सिक्योरिटीज इन द सेंस ये सिक्योरिटी तो बैंक के पास में है पर हम उससे कहते हैं तुम एडिशनल कोलेटरल सिक्योरिटीज हो। तो क्या होता है जब हम एनालिसिस करते हैं तो नेचुरली मान के चलो बैंक ने लोन दिया है तो एक रिस्क बैंक ने लिया है, रिस्क ये लिया है कि ये हो सकता है कि बिजनेस, क्योंकि वो बिजनेस रिस्क है और जेन्युइनली एक कैलकुलेटेड बिजनेस रिस्क बैंकर लेता है कि इस एक्सटेंट तक हमें मान के चलना पड़ेगा, रिस्क लेके काम करना पड़ेगा कि हमने लोन दिया है और ये मानते हुए कि ये सब बेसिस पे हमने जो असेसमेंट किया है बैंक का फंड सेफ है, इसका पैसा वापस आ जाएगा। तो एक कैलकुलेटेड बिजनेस रिस्क हम लोग लेते हैं। और इसके साथ में कई बार हम लोग एडिशनल कोलेटरल सिक्योरिटीज लेते हैं, और कोलेटरल सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ शॉप का मॉर्गेज हो सकता है, हाउस का मॉर्गेज हो सकता है, या कोई उसके ऊपर प्लॉट ऑफ लैंड होता है उसके मॉर्गेज हम लोग सकते हैं, या कई बार LIC पॉलिसी का असाइनमेंट करा लेते हैं, या FDR कुछ पड़ी हो तो उस पर लीन नोट कर लेते हैं। ऐसे कई तरह की जो सिक्योरिटी होती है एडिशनल सिक्योरिटीज होती है जिसको कोलेटरल सिक्योरिटीज बोलते हैं। कोलेटरल सिक्योरिटीज क्या होती है, स्टेक ऑफ द बोरोवर, वो बोरोवर का स्टेक उसमें लगा होता है। मतलब जो बोरोवर ने कैपिटल तो लगाई बिजनेस में, वो तो उसका स्टेक लगा है, और साथ में जो कोलेटरल सिक्योरिटीज बैंक को जब देता है तो वो भी उसका स्टेक है। मतलब इनकेस उसको पता रहता है कि इनकेस बैंक को लोन मैंने रिपे नहीं किया तो अल्टीमेटली क्या होगा,
मेरा ये बैंक ने जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी है, बैंक उसको बेच करके पैसा रिकवर कर सकती है, जो लैंड मॉर्गेज किया उसको रिकवरी कर सकती है, या जो LIC पॉलिसी असाइन करी है बैंक उसको LIC को या इंश्योरेंस कंपनी को टेकअप करके वो पैसा ले करके मेरे लोन को रिपे करा ले सकती है। मतलब वो उसको उससे लूज करेगा, बोरोवर को ऐसा लगता है कि मुझसे ये मेरे हाथ से चला जाएगा, तो उसके डर के कारण भी कई बार वो बोरोवर बिजनेस तो चलाता ही अच्छा, साथ में लोन को रिपे भी अच्छे से करता है, वो लोन का रिपेमेंट वो बरोबर टेक्नोलॉजी करता है। तो इस तरह से कोल्ड सिक्योरिटीज भी ली जाती है, तो एक सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी होता है, पर ये डिपेंडेबल है। सिक्योरिटी में क्या करवा है कि बेसिकली 25 लाख तक कोल्ड सिक्योरिटीज लेना जरूरी नहीं है। एक बैंकर्स को डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि अप टू 25 लाख आप विदाउट कोल्ड सिक्योरिटीज फाइनेंस कर सकते हो। और आपने देखा होगा 10 लाख तक का जो मुद्रा लोन होता है उसमें कोई कोल्ड सिक्योरिटीज नहीं ली जाती है। मुद्रा लोन हम जो दे रहे हैं उसमें कोई कोल्ड सिक्योरिटीज नहीं लेते 10 लाख तक का, और 25 लाख तक का बैंक को डिस्क्रिप्शन दे रखा है वैसे भी। पर उसमें भी होता है कि डिस्कशन में क्या होता है कि बैंक क्या देखता है कि ऑल अदर एस्पेक्ट्स में वो बिजनेस अच्छा है, अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है, उसका बैकग्राउंड अच्छा है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा है, जिस फील्ड में काम कर रहा है वो प्रॉफिटेबल उसका बिजनेस है, अकॉर्डिंगली कई बार वो बैंक एक डिस्कशन लेता है कि 25 लाख तक विदाउट कोल्ड में दे सकते। पर एक और आपने देखा होगा सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स में एक CTMSE स्कीम है। CTMSE स्कीम जो गवर्नमेंट की है उसमें 2 करोड़ तक बैंक विदाउट कोल्ड सिक्योरिटीज फाइनेंस करता है। मतलब सिर्फ प्राइमरी सिक्योरिटी रहेगी और कोल्ड सिक्योरिटीज कुछ भी नहीं रहेगी और बैंक 2 करोड़ तक का फाइनेंस कर देता है। तो 2 करोड़ का जो फाइनेंस करता है उसमें उसका कवर क्या रहता है, एक गारंटी कवर रहता है गवर्नमेंट का, CTMSE गारंटी कवर। गारंटी का कवर में क्या होता है कि जो प्रीमियम लगता है एवरी ईयर प्रीमियम पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, उसके बाद गारंटी कवर मिलता है। तो प्रीमियम जो एनुअल जो प्रीमियम होता है वो एनुअल प्रीमियम बोरोर को अपने पे करना पड़ता है उसके लिए। तो बोरोर की क्या होता है बेसिकली कि बोरोर को अप टू 2 करोड़ तक कैपिटल मिल जाती है बिजनेस करने के लिए, फंड मिल जाते हैं बिजनेस करने के लिए विदाउट एनी कोल्ड सिक्योरिटीज। उसको कॉस्ट क्या आती है, एक जो CTMSE की प्रीमियम पे करना है एनुअली, और वो पे करके उसको फंड तो मिल जाते हैं, बिजनेस करता है। इनकेस लेकिन बैंक का क्या रहता है कि इनकेस वो डिफॉल्ट हुआ, बोरोर लोन रिपे करने में नहीं कर पाया, तो जब रिपे नहीं कर पाता है, डिफॉल्ट होता है, अकाउंट NPA होता है, तो जब बैंक CTMSE में क्लेम लगाता है तो बैंक को 75% तक जो आउटस्टैंडिंग होता है उसको 75% तक बैंक को लोन की रिकवरी CTMSE स्कीम से हो जाती है। तो ये उसका बेसिक फायदा होता है ना। तो ये बेसिकली, और ये स्कीम क्यों लाई गई है, ये स्कीम इसलिए लाई कि लोगों को बेसिकली फंड्स अवेलेबल हो जाए। कई लोग होते हैं कि अच्छा उनका बैकग्राउंड होता है, टेक्निकल बैकग्राउंड भी होता है, बिजनेस बैकग्राउंड भी होता है, नॉलेज भी होता है, वो अपना खुद का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, जॉब के खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं और वो बैंक के लोन लेकर के अपना बिजनेस चालू करते हैं। तो उनको फंड, उनके पास प्रॉब्लम क्या रहती है, फंड की प्रॉब्लम रहती है। क्राइसिस क्या है, फंड का। उनको फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं विदाउट कोल्ड सिक्योरिटीज और वो बैंक से लोन लेकर के अपना बिजनेस स्टेब्लिश करते हैं। बैंक का लोन पर उस सारे प्रिंसिपल अप्लीकेबल तब भी होंगे, उसमें भी वो लिक्विडिटी की बात होगी, उसमें भी सेफ्टी की बात होगी, उसमें भी प्रॉफिट की बात होगी कि वो बोरोवर की कंडीशंस, जो प्रोजेक्ट है जिसके लिए लोन ले रहा है वो कैसा प्रोजेक्ट है, वायबल प्रोजेक्ट है कि नहीं, उसमें उसको अर्निंग चालू हो तो कितने दिन बाद अर्निंग चालू होगी, वो बोरोवर की पोजीशन में है कि नहीं, वो उसकी इंटीग्रिटी ऐसी है कि नहीं, कैरेक्टर उसका अच्छा है कि नहीं, कि वो बैंक का लोन अर्निंग करेगा तो बैंक के लोन को प्रॉपरली टाइमली रीपे करेगा। ये सब चीज हम असेस उसमें भी करते हैं। पर एक फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे रखी है कि विदाउट सिक्योरिटीज भी हम लोग फाइनेंस कर सकते हैं। एक बेसिकली मेनली पर्पज यही है कि इंडस्ट्रीज प्रमोट करने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करने के लिए, लोगों को रोजगार प्रोवाइड करने के लिए, है ना। बेसिकली रोजगार प्रोवाइड करे, खुद अपना बिजनेस कर सकता है तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयड हो जाएगा। और इन्वेस्ट कई बार जैसे बताया थोड़ा अच्छा बिजनेस चलता है तो 1-2 लोगों को और अपने एंगेज भी कर लेता है। कई बार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं, यूनिट होती है, तो 6-7-8-10 लोगों की टीम होती है उनकी, जिसके अंदर वो 5-7-8 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर देता है। ऐसी पोजिशन भी होती है। तो ये बेसिक पर्पज गवर्नमेंट ने स्कीम तो लगाई है, पर ये प्रिंसिपल सारे एप्लीकेबल उसमें भी होंगे, सारे प्रिंसिपल के साथ भी। नेक्स्ट है इनकम जनरेटिंग पोटेंशियलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे मैंने कहा वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट की जो बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे आ रहा है, इनकम जनरेटिंग पोटेंशियल ऑफ द प्रोजेक्ट। द बैंकर हैज टू सी वेदर द प्रोजेक्ट फॉर विच द मनी इज लेंट विल जनरेट नेसेसरी फंड्स टू रीपे द लोन। वही भी प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं, यदि प्रोजेक्ट जो है वो नेसेसरी जो अर्निंग है उसका अर्निंग चालू कर पाएगा नहीं, कर पाएगा तो कितने दिन में कर पाएगा। जैसे आपको बताया था आगे पहले भी कि जो ट्रेडिंग कंसर्न होता है 3 to 4 मंथ्स के अंदर अपने आप को मार्केट में एस्टेब्लिश करेगा, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एस्टेब्लिश करेगा। 3 to 4 मंथ्स के अंदर उसकी पोजीशन करीब करीब माना जाता है, रिज्यूम किया जा रहा है कि वो अर्निंग चालू कर देगा। तो आप एट द मोस्ट क्वेश्चन लेकर के 6 मंथ्स के बाद ऐसे केस में आफ्टर 6 मंथ आप रिपेमेंट डालते हो।
और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऐसे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में क्या होता है, उसका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल चलता है, आपको उसके अंदर वर्किंग कैपिटल साइकिल आपको बताते हैं। वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर वो आपसे बैंक से फंड लेगा, फंड्स लेकर के फिर मशीनरी स्टेब्लिश करना है तो स्टेब्लिश मशीन के लिए फाइनेंस लेगा, मशीन लगाएगा, इलेक्ट्रिक उसमें सब कुछ काम कर देगा, मशीन वगैरह पूरी इंस्टॉल हो जाती जब, और प्रोडक्शन चालू करेगा तब वो आपसे फंड लेगा, स्टॉक खरीदेगा, स्टॉक मतलब रॉ मटेरियल परचेस करेगा, रॉ मटेरियल परचेस करके, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो स्टॉक को प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करके फिनिश गुड्स बनाएगा, और फिनिश गुड्स बनने के बाद में उसका पैकिंग करके उसको मार्केट में जहां सेल करना है सेल करेगा। तो जो सेल करेगा उस सेल करने के इसमें हो सकता है कि उसका सेल का प्रोसीड्स विद इन इमीडिएट आ जाए, जैसे ही माल बेचेगा पहले पैसा आएगा उसके बाद माल बिकेगा। ये कई बार होता है कि उसको प्रोडक्ट के अंदर मार्केट में उधारी देना पड़ती है अपने कस्टमर्स को, तो कई बार 15 दिन की उधारी देता है, किसी को 30 दिन की देता है, किसी को 45 दिन की देता है, और किसी को 60 दिन की देता है। जो डिपेंड करता है उस बिजनेस में, उस प्रोडक्ट के अंदर, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के अंदर, उस पर्टिकुलर बिजनेस में मार्केट कंडीशंस क्या है, दूसरे कस्टमर जो उसके कॉम्पिटिटर है वो कितने दिन का क्रेडिट दे रहे हैं, और कितने दिन का क्रेडिट दे रहे हैं, और क्या क्वालिटी के प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना। इसका क्वालिटी अच्छा है तो हो सकता है कम क्रेडिट के ऊपर भी अच्छा इसको बिजनेस कर सकता है ये। पर कई बार ऐसा होता है कि यदि मार्केट के अंदर पोजीशनिंग कम से कम 30 दिन का क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा, तो 30 दिन का उसने उधारी उसको देना पड़ती है। तो अल्टीमेटली जो वर्किंग साइकिल कैसे चलता है, आज उसने स्टॉक खरीदा, रॉ मटेरियल लिया, तो रॉ मटेरियल तो एक तो ये कि अवेलेबिलिटी, उसका रॉ मटेरियल जिस जगह उसने इंडस्ट्री डाली उसी के आसपास जो रॉ मटेरियल स्टॉक अवेलेबल है क्या, वो स्टॉक परचेज करेगा, ऑर्डर देगा, तो उसको कितने दिन में वो स्टॉक रॉ मटेरियल उसके कंपनी में फैक्ट्री में आ जाएगा। तो स्टॉक परचेज किया, मान के चले 1 या 2 डेज लग रहा है, यदि लॉन्ग बहुत दूर से आने वाला है तो हो सकता है कि 3-4 दिन भी लग जाए, 1 सप्ताह भी लग जाए उसको स्टॉक आने में। तो स्टॉक आएगा तो 7 to 8 डेज का आपका स्टॉक प्रोक्योरमेंट वाली बात आती है। देन स्टॉक इन प्रोसेस, प्रोसेसिंग टाइम मान लो यदि हो सकता है कि 1 डे प्रोसेसिंग हो सकता है फिनिश गुड बनने में उसको 3 दिन भी लगता हो, 4 दिन भी लगता हो, तो मंथली 1 वीक का यदि लग रहा है तो 1 वीक का उसका स्टॉक इन प्रोसेस हो गया। तो 7 दिन का रॉ मटेरियल का प्रोसेसिंग टाइम, अराइवल टाइम, 7 दिन का स्टॉक इन प्रोसेस, फिर फिनिश गुड्स करके पैकिंग किया 1 डे में और उसको सेल किया, तो 1 डे होल्डिंग मान के चलते फिनिश गुड्स का पैकिंग करके उसने सेल किया, सेल करने के बाद 30 दिन की उधारी दी, तो मतलब 1 मंथ हो गया। तो आप मान के चलो 14 डेज, 1 डे का पैकिंग है, 15 डेज और 30 डेज का आपका सेल का पेमेंट आने में, और सेल पेमेंट तो 30 डेज बाद पेमेंट होता है, तो कई बार खाते में पैसा आते आते करीब मान के चलते कि 10 दिन 15 दिन और लग जाते हैं, तो 45 डेज हो जाते हैं। तो 15 डेज पहले और 45 डेज बाद में, तो कुल मिला के 60 डेज बाद, मतलब जो पैसा उसने आज यूज किया है अपने बिजनेस में माल बनाने में, उसका पैसा उसको सेल से पैसा वापस कब मिला, 60 दिन के बाद। तो ये वर्किंग कैपिटल साइकिल 60 डेज की उसकी वर्किंग कैपिटल साइकिल हो जाती है। तो ये सब फैक्टर्स काउंट करते हैं पूरा वर्किंग कैपिटल साइकिल के अंदर कि कैसे उसको फंड मिल रहा है, फिर कितने दिन में उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट हो रही है कुल मिला करके। तो जनरली इसलिए इंडस्ट्रीज के अंदर होता है कि 12 महीने से 18 महीने तक का हम लोग कई बार मान के चलते हैं कि 12 से 18 महीने बाद वो अर्निंग चालू करेगा। ऐसा डिपेंड करता है नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज कैसी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम कितना लगता है, और मार्केट में जो सेल करते हैं उसमें क्रेडिट कितना दिया जाता है, ये बहुत सी कंडीशन पे देखा जाता है। तो अकॉर्डिंगली ये माना जाता है कि जैसे बता ट्रेडिंग के अंदर अप टू 6 मंथ्स के बाद हम रीपेमेंट फीस करते हैं। जब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है वहां पे 12 महीने के बाद रीपेमेंट चालू करते हैं या 18 महीने के बाद रीपेमेंट चालू करते हैं। ड्यूरिंग दिस मोरेटोरियम पीरियड कस्टमर्स बोरोर अपने क्या होता है, इंटरेस्ट सर्विसिंग करता है, लोन की इंस्टॉलमेंट नहीं जमा करता। लोन की इंस्टॉलमेंट वो 12 महीने बाद जमा करेगा या 18 महीने बाद करेगा, तो उसको क्या 12 महीने 18 महीने क्या है, मोरेटोरियम पीरियड होता है बेसिकली। तो ये बेसिस होता है, हम जो असेसमेंट मैंने बताया कि जो प्रोजेक्टेड इनकम उसकी आती है, हम असेस करते हैं कि वो माल कब बेचेगा, कैसे बेचेगा, कितने में खरीदेगा, कितने में बेचेगा, और दूसरे उसके खर्चे कितने हैं, यदि कोई लेबर एंगेज करे तो उसको सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना आ रहा है उसके अंदर, और दूसरे उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट वगैरह कॉस्टिंग कितनी आ रही है, ये और कई फैक्टर्स जो होते हैं उसमें स्टेशनरी, टेलीफोन, ये सब खर्चे जो माइनस करने के बाद फिर प्रॉफिट कितना आ रहा है, और जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट के हिसाब से जो प्रॉफिट आता है उसको हमने जो लोन दिया है ये देख करके रीपेमेंट बनता है, लोन का रीपेमेंट। आप कैसे 10 लाख का आपने लोन दे रखा है उसको, पर साल भर के अंदर उसकी कमाई अभी 1 लाख का हो रहा है आपके पास में, तो 1 लाख के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, पहले 40-60% का वो होता है नेट ईएमआई एनएमआई ईएमआई करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, पहले 1 लाख की जो कमाई कर रहा है कस्टमर्स अपने क्या कर रहे हैं, पहले खुद का खर्चा निकालेगा अपने घर परिवार को चलाने के लिए। तो मान के चलते कि 1 लाख में से उसने 40,000 तो मान के चलो उसने अपने खुद के घर के लिए निकाल लिया, 45 या 50,000, तो रिमेनिंग 50,000 जो बचेगा वो आपके पास फंड अवेलेबल है आपका लोन को रिपे करने के लिए। अब वो 10 लाख का लोन दिया है,
50 लाख का उसका सरप्लस आ रहा है साल भर के अंदर, तो अल्टीमेटली उसको हमें इस ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा लोन को कि वो 8 साल में रिपे होगा कि 6 साल में रिपे होगा कि 5 साल में रिपे होगा, डिपेंड करता है इस तरह की एक्रूअल्स कितना आ रहा है उसके बेसिस के ऊपर। ये फैक्टर्स हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है पूरा बेसिकली, पर खास ये देखा जाता है कि कितने दिन बाद उसकी प्रॉफिटेबिलिटी चालू हो जाएगी। यदि मान के चले कि वो 6 महीने बाद या 7 महीने बाद चल होती है, तो हम लोग जनरली 12 महीने का मोरेटोरियम रखते हैं। क्वेश्चन कई बार दिया जाता है बोरोवर को 2-3 महीने का एक्स्ट्रा, ये मानते हुए कोई बिजनेस एक्सीजेंसीज हो गई या किसी कारण से कोई प्रॉब्लम भी हुई तो 2-3 महीने का एक्स्ट्रा मोरेटोरियम दे करके उसका रिपेमेंट फिक्स करते हैं। पर जब पर्पस हम देखते हैं कि क्या पर्पस के लिए लोन ले रहा है, उस वक्त इस फैक्टर का इंपॉर्टेंट होता है कि इनकम जनरेटिंग पोटेंशियल क्या है उस प्रोजेक्ट का, वो प्रोजेक्ट के जिसके लिए फाइनेंस ले रहा है उसका वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, कितने दिन बाद वो अर्निंग चालू करेगा, ये इससे लिंक किया जाता है पर्पस ऑफ लोन से। टर्म ऑफ लोन, टर्म ऑफ लोन मतलब पीरियड ऑफ लोन। पीरियड ऑफ लोन जैसे मैंने आपको बताया जो इनकम जनरेटिंग पोटेंशियल ऑफ द प्रोजेक्ट है ना, उससे ही लिंक होता है टर्म ऑफ द लोन। जैसे अभी पहले आपको एग्जांपल में दे रहा था कि उसकी 50,000 की इनकम है ईयरली, जो सरप्लस इनकम दिख रही है जिसको रिपे कर सकता है, और मुझे उसको 10 लाख का लोन है और उसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि एक साल में उससे कितना पैसा ले सकता हूँ पूरी ईयर में। यदि एक साल के अंदर वो 50,000 ही जमा करेगा तो 10 लाख को वो कितने दिन में जमा कर, कितने टाइम में जमा कर पाएगा, साथ में इंटरेस्ट अलग पेमेंट उसको करना है। ऐसे वर्किंग हमें करना पड़ता है कुल मिला करके। हो सकता है कि उसकी जब जैसे मैंने आपको ये बहुत कंजर्वेटिव आपको बताया 50,000 का इसका अर्निंग हो रही है ईयरली, मान के चलते हैं कि यदि प्रोजेक्ट के अंदर इससे ज्यादा भी अर्निंग हो सकती है, पर बेसिस इसी के ऊपर चलता है जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी निकली ईयरली, जो ईयरली प्रॉफिटेबिलिटी निकलती है इतना सरप्लस फंड उसके पास रहेगा, उसके हिसाब से हम लोन का रीपेमेंट कैसे फिक्स होता है। और कई बार होता है फिर हम लोन का पीरियड ऑफ लोन कैसे करते हैं, हम 8 साल का भी लोन दे सकते हैं, डिपेंड करता है नहीं यार इसको यदि मैं 5 साल का लोन दूंगा और अर्निंग उसकी कम है तो उसके पास जो लायबिलिटी आएगी बहुत ज्यादा आ जाएगी तो रिपे नहीं कर पाएगा। अल्टीमेटली मुझे ये रखना पड़ता है, ऐसा भी नहीं जैसे 50,000 की अर्निंग है या 50,000 का सरप्लस है तो मैं सोचूंगा 48,000 रिपे करना है तो 48,000 रिजर्व, भाई मुझे क्वेश्चन रखना पड़ेगा कि इनकेस कुछ मिसमैच होता है तब भी बोरोवर को पेमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरी इंस्टॉलमेंट यदि 50,000 का सरप्लस निकल रहा है तब भी मैं 30,000 की इंस्टॉलमेंट ही पे करूंगा, 50,000 की रखूंगा नहीं, क्योंकि मान के चलता जो क्वेश्चन जो 20,000 का दिख रहा है मुझे वो इन केस बोरोवर को कोई प्रॉब्लम आती है उसके बाद भी वो 30,000 तो एनीहो बैंक को जमा कर ही देगा किसी भी हालत में। तो यदि लोन अमाउंट इंस्टॉलमेंट कम है तो मेरा पीरियड ऑफ लोन ज्यादा हो जाता है कई बार। अब होता है कि या तो कई बार लोग क्या करते हैं, यार तुम्हारी अर्निंग कम हो रही है तो तुम्हारा लोन कम कर देता हूँ, तुम्हारी 5 लाख की रिक्वायरमेंट है मैं 3 लाख की देता हूँ, ऐसा करते हैं। तो ये भी गलत होता है कई बार, मतलब अंडर फाइनेंसिंग और ओवर फाइनेंसिंग दोनों भी गलत है। फाइनेंस क्या होना चाहिए, नीड बेस्ड होना चाहिए, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उतना हमें फाइनेंस करना है। अंडर फाइनेंसिंग में क्या होगा, उसकी 5 लाख की रिक्वायरमेंट है, आपने ये सब एसेस कर कुरा करके आपने कहा 3 लाख से ज्यादा मैं दूंगा नहीं तेरे को और मुझे 5 साल के अंदर रिपेमेंट चाहिए पूरा लोन का, तो आपने 3 लाख की बात कर रहे हो, तो रिमेनिंग जो शॉर्टफॉल है 2 लाख का वो क्या करेगा, मार्केट से बोरो करेगा। मार्केट से बोरो करेगा तो मार्केट में उसको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगता है, मार्केट के बोरिंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तो जब भी लोन का रिपेमेंट का बात आएगी तो पहले उसको रिपे करेगा जो मार्केट से लिया है, जो हायर कॉस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर है क्योंकि उसकी कॉस्ट ज्यादा है और मार्केट वाले का प्रेशर भी उसके ऊपर ज्यादा रहेगा। तो मार्केट का लोन पहले पैसे जमा करेगा बाद में आपको जमा करेगा, तो ऐसे केस में आपके लोन बिगड़ने की संभावना ज्यादा होती है। और कई बार क्या होता है, बोरो ये बोल देता है, छोटे बोरो के अंदर ये इश्यू होता है, वो सोचता है कैसे भी बैंक से मुझे फंड तो ले लूं, मैं 3 लाख मिल रहा है 3 लाख की ले लूं यार, बाद में देखूंगा जो भी होगा कुछ भी करके। तो ऐसे केस में फंड बिगड़ते हैं, वो आपसे लोन तो ले लेगा 3 लाख का पर जो रिपेमेंट में प्रॉब्लम आ सकता है। और ओवर फाइनेंसिंग में क्या होता है, आपको लग रहा है कि उसकी वो फाइनेंस आपका कह सकते हैं कि 5 लाख सफिशियंट है, वर्किंग के अंदर आपको 5.5-6 लाख का अगर दिखता है आपको कि 6 लाख भी अपन कर सकते हैं उसको, उसकी रिक्वायरमेंट ये वो ज्यादा असेस करके कई बार बोरोवर अपने ज्यादा रिक्वायरमेंट बताता है कि 6-7 लाख का मुझे 7 लाख का रिक्वायरमेंट है, आप टोटलिटी में असेस करते हो कि नहीं यार 7 के 5 के आसपास 4-5.5 के आसपास इसका वर्किंग सफिशियंट है, आपने जेन्युइनली उसका वर्कआउट किया है पूरा और बोरोवर को समझाया भी, उस बोरोवर की रिक्वायरमेंट को समझ लिया कर लिया और उसके बाद आपने बोरोवर को समझा भी दिया कि यार तुम्हारी रिक्वायरमेंट है कि 5-5.5 लाख में तुम्हारा काम हो जाएगा, अननेसेसरी 6 लाख 7 लाख क्यों ले रहे हो, ब्याज क्यों दोगे बैंक को। अल्टीमेटली क्या होता है, कई बार क्वेश्चन जो उसको लिखता है एक्सेस फंड मिलने में क्या होता है, एंड यूज गड़बड़ हो जाता है। 1 लाख उसके बाद जब एक्स्ट्रा दिख गया उसके बाद बच गया 1 लाख का एक्स्ट्रा लोन का, वो क्या करेगा, फंड किसी डिफरेंट पर्पज के लिए यूज कर लेता है, ये सोच के कि यार चलो इससे भी कमा लूंगा मैं और बाद में जमा कर दूंगा, और इन केस फंड ब्लॉक हो जाता है तो फंड वापस नहीं कर पाता, उसके कारण जो एक्चुअल बिजनेस जो करना होता है उसमें भी सफर करता है। इसलिए हमें एक्सेस फंडिंग भी नहीं करना है
अंडर फाइनेंस भी नहीं करना है, जो नीड बेस्ड फाइनेंस होता है वो हमें करना है। और वो सब बोरोवर के प्रोजेक्ट को, पर्सन को देख करके, प्रोजेक्ट को एनालिसिस करके, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी असेस करके, मार्केट की कंडीशन को देख करके, ये सब बेसिस के ऊपर असेसमेंट हमें करना पड़ता है बोरोवर के रिक्वायरमेंट का कि क्या रिक्वायरमेंट, और बेस्ड ऑन डेट ही हम लोग उसके अंदर टर्म ऑफ लोन, लोन क्या होता है, जिस टर्म लोन दिया आपने, जो प्लांट मशीनरी फिक्स एसेट्स के लिए परचेस करते हो टर्म लोन देते हो, टर्म लोन में क्या होता है, वो लोन 5 ईयर्स का होता है, मतलब मोर देन 3 ईयर्स होता है, 5 ईयर्स का होता है, 8 ईयर्स का होता है, और आजकल आरबीआई ने 10 साल तक परमिट कर दिया, 10 साल तक आप लोन दे सकते हैं। जैसे हम लोग डिपॉजिट 10 साल तक एक्सेप्ट करते हैं, तो लोन भी हम 10 साल से बियॉन्ड ज्यादा नहीं दे सकते। ये बेसिक प्रिंसिपल है। एक्सेप्शनल केस कह सकते हैं कि हाउस लोन है या इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, रोड का ना, रोड्स बनते हैं जो बड़े बड़े लोन रोड के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिज बनते हैं बड़े बड़े, उनके प्रोजेक्ट का फाइनेंस का पैटर्न अलग होता है, उसमें 20 लोन जाता है। हाउस लोन में भी हमें 20 साल का लोन मिल जाता है, 15 साल के लिए भी लोन मिल जाता है। और जो बिजनेस लोन नॉर्मली होते हैं वो 10 साल के बाद के नहीं होते हैं। जो टर्म लोन बनते हैं वो 5 साल, 7 साल, 8 साल या 10 साल के लिए होंगे। ऐसी एक वर्किंग लिमिट बनती है, जैसे पता है स्टॉक, जो वर्किंग लिमिट मतलब जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, रॉ स्टॉक परचेस करना है, और जो मैन्युफैक्चरिंग जो आपको बताया साइकिलिंग वर्किंग साइकिल जो होता है, एसआईपी, फिनिश गुड्स, जैसे 60-70 दिन का जो उसका खर्चा होता है पूरा, उसको मीट आउट करने के लिए जो वर्किंग लिमिट्स देते हैं उसको सीसी लिमिट बोलते हैं, कैश क्रेडिट लिमिट। कैश क्रेडिट लिमिट में अभी आप पढ़ेंगे इसको, अभी बताऊंगा सब्सिक्वेंटली। पर वो क्या होती है, 12 महीने के लिए रहती है, पर नाम की 12 महीने की लिमिट है, शॉर्ट टर्म होती है, पर एवरी ईयर रिन्यू होती रहती है। तो टर्म लोन के अंदर वो 5 साल भी हो सकता है, 8 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है। और सीसी लिमिट जो होती है वो एवरी ईयर के लिए होती है और सब्जेक्ट टू रिन्यू एवरी ईयर होती है। अब पब्लिक इंटरेस्ट की बात करें, पब्लिक इंटरेस्ट इन द सेंस बैंकर शुड ग्रांट एडवांस टू दोज इंडस्ट्रीज विच रिक्वायर डेवलपमेंट इन द कंट्रीज प्लानिंग प्रोग्राम। तो बेसिकली इसमें इंटरेस्ट की जब बात होती है, जैसे गवर्नमेंट आप जैसे बताया कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, हमें लोगों को स्वरोजगार प्रोवाइड करना है, खुद को स्वरोजगार। तो रोजगार कैसे होगा, कस्टमर्स मतलब लोग अपना, पब्लिक अपनी जो है वो खुद अपना बिजनेस चालू करे, खुद अपना बिजनेस चालू है, उसके लिए बैंक क्या करेगा, फंडिंग करेगा, लोन देगा। तो मुद्रा लोन जैसे आपको दिया, 10 लाख तक का मुद्रा लोन स्कीम चालू हुई, उसके पहले भी गवर्नमेंट स्कीम चलती थी बहुत सारी, गवर्नमेंट में IRDP स्कीम थी, CU थी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स बहुत सारी थी, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट के थ्रू, बैंक के थ्रू लोन होता था विदाउट एनी सिक्योरिटीज। मेनली इसी पर्पज के लिए था कि वो खुद अपना बिजनेस चालू करे, उसके लिए बैंक फंडिंग करेगा विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटीज, और वो उसको धीरे धीरे रिपे, ताकि लोगों को अपना एम्प्लॉयमेंट मिले, खुद को काम मिले अपने करने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए वो लोग। ऐसी जो CTMS स्कीम आपको जो ऊपर बताया था, डिस्कस किया था सिक्योरिटी का एस्पेक्ट में, जो बैंक ने, गवर्नमेंट ने किया, 2 करोड़ तक आप फाइनेंस करते हैं विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटीज। ये भी नेशनल इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट है कि लोगों को फंड चाहिए, वो काबिलियत है, उनमें काम करने की काबिलियत है, टेक्निकली क्वालिफाइड है या बिजनेस एक्सपीरियंस उसके पास में, को अच्छा काम कर सकते हैं, और फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, इसलिए वो काम नहीं कर पाते। इसलिए उनको भी इस तरह के CTMS स्कीम के अंतर्गत भी हम लोन दे पाते हैं। और इस एक स्टैंड अप इंडिया की स्कीम भी है, जो वुमेन्स के लिए और SC/ST लोगों के लिए है, जो नए यूनिट डालते हैं, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट डालते हैं, उनको फाइनेंस किया जाता है, तो उसमें भी सिक्योरिटीज का एक्सेप्शन अवेलेबल है। तो बेसिकली ये सब नेशनल इंटरेस्ट होता है, जब बैंक पब्लिक इंटरेस्ट होता है, जिसके लिए बैंक उसको विदाउट सिक्योरिटीज भी प्रमोट करता है। कई बार आपने देखा होगा, जैसे एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट क्या है, गवर्नमेंट को मतलब अपने कंट्री का जितना एक्सपोर्ट होगा उतना क्या होगा, बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज का रेवेन्यू आएगा। एक्सपोर्ट का बेनिफिट यही है ना हमारा, कि हम जब एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू मिलता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू से हमारा फॉरेन एक्सचेंज का जो होता है ना फंड हमारे पास इकट्ठा हो जाता है। तो इसलिए एक्सपोर्ट के केस में आप देखोगे उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी कम होता है, काफी कम होते हैं, मार्जिन का रिक्वायरमेंट भी कम होता है। जहां बिजनेस के अंदर 25% मार्जिन की बात करते हैं, एक्सपोर्टर के अंदर 15% की मार्जिन भी करते हैं, और इंटरेस्ट रेट भी कम करते हैं। सिमिलरली एग्रीकल्चर के अंदर भी आपने देखा होगा, एग्रीकल्चर भी बैंक की गवर्नमेंट प्रायोरिटी है एग्रीकल्चर की फाइनेंस करना। तो प्रायोरिटी में क्या होता है, उसमें भी मार्जिन रिक्वायरमेंट 15% है, सिक्योरिटीज नॉर्म से लिबरल है, फाइनेंसिंग नॉर्म से काफी लिबरल है, हम उनको फाइनेंस भी करते हैं। जैसे कई चीजें होती है जो फैक्टर काउंट करती है कि गवर्नमेंट प्रायोरिटी, नेशनल प्रायोरिटी जो होती है उसको ध्यान में रख करके फाइनेंस होता है। तो वो फैक्टर भी हमें जब लोन देते हैं उस फैक्टर को भी एनालिसिस कर रहा है, यदि हमने कोई फैसिलिटीज बेनिफिट दिया है तो क्यों किया हुआ है, बिकॉज ऑफ इट कवर्स अंडर दिस बैंक्स नेशनल पॉलिसी, नेशनल प्रायोरिटी जिसके अंदर दिया गया उस पॉलिसी के अंदर कवर कर रहा है, इसलिए इसको हम इस स्कीम के अंदर कवर किया गया। तो ये फैक्टर्स होते हैं मोस्टली प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग के अंदर। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपने देखा होगा इस सब पूरी इसमें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोरोवर, सिलेक्शन ऑफ द बोरोवर। इस पूरी प्रोसेस के अंदर आपने पॉइंट तो देख लिए, सिलेक्शन ऑफ बोरोवर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
उस बोरोवर को इन डिफरेंट पॉइंट पे इंडिविजुअली टेस्ट करना पड़ता है, हर पॉइंट्स के ऊपर अलग अलग ढंग से जज करना पड़ता है कि हर पॉइंट पे जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं, जिसके लिए हम फाइनेंस कर सकते हैं। तो जैसे बताया, बिजनेस के अंदर प्रोजेक्ट और पर्सन बिहाइंड द प्रोजेक्ट, दो बहुत अच्छी चीज, दो ही चीज होती है इंपॉर्टेंट, इनमें दो में से कोई भी चीज फेल होगी आपका लोन बिगड़ जाएगा। तो नहीं चाहिए, यदि प्रोजेक्ट अच्छा है पर पर्सन की इंटीग्रिटी और कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो आपका लोन खराब हो जाएगा, और पर्सन अच्छा है परंतु प्रोजेक्ट वाइबल नहीं है तो आपका लोन खराब हो जाएगा। तो ये सब फैक्टर्स सब एक दूसरे से लिंक किए गए। तो जब बोरो का जब सिलेक्ट करेंगे, हम इनिशियली जब फाइनेंस करते हैं तब हमें बहुत केयरफुल रहना है एनालिसिस करते हुए। एक बार बैंक ने फंड डिसबर्स कर दिया, लोन डिसबर्स हो गया ना, उसके बाद हम बोरोवर की मर्जी पे रहते हैं, बोरोवर जब जैसा चाहेगा वैसा जमा कर सकता है आपके पास। आपके पास रिकवरी के ऑप्शन है बहुत सारे, उसके अंदर भी हमारे पास मेथड ऑफ रिकवरी बहुत सारी है जिसके थ्रू हम रिकवरी कर सकते हैं, पर फिर भी हमें एक मर्जी रहती है बोरोवर के ऊपर। इसलिए जो बिफोर लैंडिंग, लोन देने के पहले जो हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, ड्यू डिलीजेंस कर सकते हैं, जो प्रिकॉशंस ले सकते हैं, वो सब हमें इनिशियली करना पड़ता है और करना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है बैंकर्स की, सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन बैंकर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बैंक सेफ्टी ऑफ फंड, बैंक के जो फंड्स का सेफ्टी ऑफ फंड्स का इंश्योर करे, और फाइनेंस करते समय बहुत केयरफुल रहे, जुडिशियसली और जेन्यूनली फाइनेंस करे, कोई बायस्ड होकर हम फाइनेंस भी नहीं करना है किसी प्रकार से। तो ये जो कैरेक्टर होता है, इसमें कैरेक्टर, कैपिटल, कैपेसिटी, तो 5 सीज होती है इसके अंदर, आप देखेंगे क्या है इसमें। तो 5 सीज का इंपॉर्टेंट में क्या है, कैरेक्टर क्या है उसका, बोरोवर का, कैपिटल कितना एम्प्लॉयड किया उसने, उसकी कैपेसिटी है कि नहीं बिजनेस करने की, देन उसके बाद में कोल्डर सिक्योरिटीज उसकी कितनी है, ये सब फैक्टर्स उसके अंदर काउंट किए जाते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग के मेजर चीज जो होती है वो ये फैक्टर्स है। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? हेलो, जी सर। क्लियर है सब एस्पेक्ट, क्लियर अपने का लैंडिंग प्रिंसिपल समझ में आया, कैसे फाइनेंस करते हैं, क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या केयर, कितना केयरफुल रहना पड़ता है खासकर बिजनेस लोन के लिए। ठीक है, ओके सर। समझ में आ रहा है ना, सब क्लियर है ना? कि आप बेसिकली क्या है, ये सब मैंने बताया था, हाउस लोन कार लोन आप जो देखते हैं ना, तो उसमें एक्चुअल इनकम हमारे सामने दिखती है, इनकम टैक्स रिटर्न, सैलरी दिखती है, पर बिजनेस के अंदर क्या होता है, सब एजम्पशन पे रहता है। सारी चीजें तो इनकम भी हम लेके एस्टिमेटेड इनकम रहेंगे, ये माना जाता है कि ये ऐसे ऐसे काम करेगा, इतना इतना अर्न करेगा, और ऐसे ऐसे इसकी सेल हो जाएगा और इतना प्रॉफिट हो जाएगा, और उसके बेसिस हम पूरा लोन देते हैं। तो बोरोवर के साथ हमारा इंटरेक्शन हो, बातचीत हो, उसका बैकग्राउंड हमने जज किया हो प्रॉपरली, और हम समझ पा सकते हैं कि हाँ बोरोवर जो कह रहा है वो सही कह रहा है, ईमानदारी से कह रहा है, और जेन्युइन बंदा है, और यदि वो हिसाब से वो काम करेगा, जैसा बात कर रहा है वैसे काम करेगा, तो बैंक का लोन सेफली रिपे हो जाएगा। ये बेसिक चीजें उसके अंदर कवर करती है। ओके, आगे बढ़े अपन। जी हाँ सर। ओके, अच्छा, टाइप्स ऑफ बैंक लोन है, जैसे मैंने आपको बताया, टर्म लोन देते हैं, सीसी लिमिट्स देते हैं, जो आप भी डिस्कस कर, वही चीज इसमें टाइप, मतलब लोन हमने दे दिया, जो आपने अभी तक जो देखा लैंडिंग प्रिंसिपल्स हो गए, अब लोन देना है ये हमने डिसाइड कर लिया कि अब हमें लोन देना है। फिर किस टाइप का लोन देना, नेचर ऑफ फैसिलिटीज क्या रहेगी, तो ये टाइप्स ऑफ लोन के अंदर आया था, नेचर ऑफ फैसिलिटीज क्या रहेगी। तो क्लीन लोन्स मतलब टर्म लोन से, तो टर्म लोन क्या, इट इज यूज टू ग्रांट लोन्स और एडवांसेस इन लमसम, usually on the basis of some acceptable securities. Under this system, credit is given for a definite purpose for a predetermined period at an agreed rate of interest. बेसिकली जैसे बताया कि प्लांट मशीनरी परचेस करना है, फर्नीचर फिक्चर से, एसी है, कंप्यूटर सिस्टम परचेस करना है, ऐसी सब चीजों के लिए जब लोन देते हैं तो टर्म लोन के रूप में दिया जाता है। और उसमें बेसिकली होता है कि जब जो डिसबर्समेंट होता है लोन का वो लमसम होता है, क्योंकि सप्लायर को हमें पेमेंट करना है मशीनरी परचेस करने के लिए, एसी परचेस करने के लिए, कंप्यूटर परचेस करने के लिए, तो जो उसकी कॉस्ट होती है, तो बस ये होता है कि बोरोवर ने यदि कोई एडवांस अपने एज ए मार्जिन मनी कोई एडवांस पेमेंट किया है, तो उस एडवांस का माइनस करके हम पेमेंट कर देते हैं, या बोरोवर से मार्जिन लेना है हमें 25-30%, मान लो 1 लाख का टर्म लोन दिया, 30% हमने मार्जिन रखी है, तो 30,000 रुपए बोरोवर से लेंगे, 70,000 बैंक का लोन डिस्बर्स होगा। ऐसा 1 लाख का पेमेंट हम सप्लायर को करेंगे, और बैंक का 70 लाख का लोन लमसम डिस्बर्स हो जाएगा एक ही शॉर्ट में, और वो एसेट्स क्रिएट हो जाएगा, वो प्राइमरी सिक्योरिटीज हो जाएगी। तो टर्म लोन के रूप में एक लमसम डिसबर्समेंट होता है, और परचेस ऑफ एसेट्स या प्लांट मशीनरी या जो भी फिक्स एसेट्स होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें क्या बेसिकली टर्म लोन का होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, ऐसी चीज के लिए होता है। हाँ सर,
तो ये बेसिकली टर्म लोन जो होता है वो ये पर्पज होता है उसका। और ये क्या होता है डेफिनेट, जैसे मैंने बताया टर्म लोन 5 ईयर्स के लिए हो सकता है, 7 ईयर्स के लिए होता है, 8 ईयर्स के लिए हो सकता है, 10 ईयर्स के लिए होता है। और जो मोरेटोरियम पीरियड मैंने बताया 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स या जो भी है आपका, वो इंक्लूडिंग मोरेटोरियम पीरियड आपका चलेगा, लोन ऑफ पीरियड जो रहेगा कि 5 ईयर्स के साथ 7 साल के लिए या 10 साल के लिए, तो 10 साल आपका लोन मैक्सिमम होगा और 10 साल के अंदर इंक्लूडिंग मोरेटोरियम पीरियड होगा। तो ऐसा नहीं कि 10 साल का लोन हो गया रीपेमेंट के लिए और 12 महीने का मोरेटोरियम अलग से हो गया, ऐसा नहीं होगा। टोटल पीरियड ऑफ लोन टर्म लोन का 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली तो टर्म लोन क्या होता है, एक लमसम डिस्बर्स होता है, लोन शुरू में दिया जाता है प्री डिटरमाइंड के हिसाब से, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट। टर्म लोन आप 10 साल के लिए किसी को फाइनेंस कर रहे हो या 5 साल के लिए किसी को फाइनेंस कर रहे हो, तो आपने फाइनेंस किया 5 ईयर्स के लिए, तो मार्केट कंडीशन 5 ईयर्स में चेंजेस हो सकती है। इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आप ये देखेंगे कि नॉर्मली टर्म लोन के अंदर थोड़ा सा जितना लोन का पीरियड ज्यादा रहेगा उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ना कुछ ज्यादा ही रहेगा, मार्जिनली हो सकता है 0.25% का हो या 0.5 का डिफरेंस हो, पर सम वेरिएशन होकर ज्यादा रहता है, क्योंकि मान के चलते कि मार्केट कंडीशन चेंज होती रहती है। पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने आज फिक्स कर दिया वो फिक्स रहेगा नेक्स्ट 5 ईयर्स तक के लिए। बड़े जो लोन्स होते हैं करोड़ में, बड़े बिग बॉय फाइनेंस होते हैं, उसमें कई बार सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट रेट चेंज भी होता है, रिव्यू भी होता है कि 2 साल के बाद, एवरी 2 ईयर्स बाद हम रिव्यू करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट का। पर वो बड़े लोन के, छोटे लोन के अंदर ऐसा होता नहीं है। एक बार जो लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो गया है तो आपका, तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स जो चलता है 5 साल 10 साल के लिए चलता रहता है। और अकॉर्डिंगली वो रीपेमेंट शेड्यूल भी जो होता है 5 साल 10 साल अकॉर्डिंग लोन अमाउंट को देख करके उसी हिसाब से लोन की इंस्टॉलमेंट भी फिक्स की जाती है। अदर देन इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट तो पे करना ही, उसके साथ में इंस्टॉलमेंट भी उसको 5 साल या 10 साल के अंदर या 8 साल के अंदर सेग्रीगेट या डिवाइड कर दी जाती है। और लोन ये माना जाता है कि 8 साल में लोन रिपे हो जाएगा या 10 साल में रिपे हो जाएगा या 5 साल में रिपे हो जाएगा, डिपेंड्स करते हैं क्वांटम ऑफ लोन और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, इसके ऊपर डिपेंड करता है पूरा ये चीजों पे। ओवरड्राफ्ट होता है, ओवरड्राफ्ट इंक्लूड जैसे एक सिंपली वैसा ही है जैसे कैश क्रेडिट लिमिट है। कैश क्रेडिट लिमिट के अंदर बेसिकली कैश क्रेडिट लिमिट या ओवरड्राफ्ट लिमिट, ये जो आपको इसमें बैंक्स वो डेली ट्रांजेक्शन कर सकता है कस्टमर, और जमा भी कर सकता है, निकाल भी सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, विड्रॉ कर सकता है। एक सर्टेन लिमिट है, जो लिमिट हमने फिक्स करी कि उसके हिसाब से, और जब उसके बाद सेल प्रोसीड आ जाता है वो पैसा जमा भी कर सकता है और फिर फर्दर विड्रॉ भी कर सकता है। तो मेनली क्या होता है, जो अपनी उसकी जो गवर्नमेंट सप्लाई बिल्स होते हैं वो बैंक को बिल लॉस करता है, उसके अगेंस्ट लोन दिया था, या कस्टम ड्यूटी का जो उसको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है उसके अगेंस्ट भी ओडी फैसिलिटीज दी जाती है। The customer is allowed to draw a check up to an agreed limit over and above the credit balance in the account. It is a short-term credit facility. The interest is calculated on the amount actually utilized by the customer at a regular interval. और जो फंड्स जितने दिन वो यूज करता है उतने दिन के लिए ब्याज लगेगा, अकॉर्डिंगली चलता है। सिमिलरली इन कैश क्रेडिट लिमिट में ऐसी पीएफ चीज होती है। कैश क्रेडिट इज अ फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ लैंडिंग अंडर विच द बोरोवर हैज द ऑप्शन टू विड्रॉ द फंड्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है जब वो विड्रॉ कर सकता है, एंड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज नीड, उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है जब उसकी आवश्यकता है तब वो पैसा विड्रॉ कर सकता है एक लिमिट तक। जैसे मैंने 10 लाख की लिमिट बना रखी है तो विद इन 10 लाख तक वो फंड्स को विड्रॉ कर सकता है अपनी रिक्वायरमेंट को ज्यादा देखते हुए अपने हिसाब से। अंडर दिस अरेंजमेंट बैंकर स्पेसिफाई द लिमिट ऑफ लोन फॉर द कस्टमर अप टू व्हिच द कस्टमर इज अलाउड टू ड्रॉ। सिमिलरली वो उसके अंदर जब विड्रॉ तो करेगा ही, जब उसका सेल प्रोसीड आएगा तो वापस जमा भी कर सकता है। और सेम चीज है उसके अंदर कि जो इंटरेस्ट है एज एंड जितना फंड उसका यूज होगा, मान के चलते हैं कि उसने इनिशियली 10 लाख का लोन ले लिया है, 8 लाख रुपए का फंड यूज विड्रॉ किया, 15 दिन बाद उसने करीब 2 लाख जमा कर दिए खाते में, तो उसका आउटस्टैंडिंग कम हो गया 8 से 6 पे हो गया। तो जब तक उसका 8 लाख का आउटस्टैंडिंग था उस पर 8 लाख पे ब्याज लगा, 2 लाख डिपॉजिट करने के बाद 6 लाख का बैलेंस हो गया था, उसके बाद फिर 6 लाख पे ब्याज चालू हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली जितना फंड उसने यूटिलाइज किया उतने फंड्स के ऊपर उतना उसके ऊपर ब्याज उसको लगेगा। तो ये उसको एक इंटरेस्ट सेव भी उसका हो जाता है इस तरह से। टर्म लोन में क्या होता है, एक बार जो 10 लाख डिस्बर्स हो गया पूरा, तो पूरा 10 लाख के ऊपर ब्याज चलता रहता है। इसमें वो अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमने लिमिट तो 10 लाख की फिक्स कर रखी है और उसने 10 लाख उठाए नहीं है, हो सकता है कि वो 5 लाख ही उठाए, हो सकता है वो 2 लाख 3 लाख ही उठाए, फिर धीरे धीरे उठाना चालू कर अपने हिसाब से, फिर बीच में जमा भी कर दे, दोनों बात हो सकती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी उसमें कैश क्रेडिट लिमिट होता है। जो मेनली कैश क्रेडिट लिमिट क्या के लिए होता है, वर्किंग कैपिटल के लिए होता है, जो डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है, रॉ मटेरियल पर स्टॉक परचेस करना है, उसको लेबर को पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना है, रेंट का पेमेंट करना है और दूसरे ट्रांसपोर्टेशन का बिल पेमेंट करना है। ऐसे कई तरह के जो खर्चे रेगुलर होते हैं उसका पेमेंट उसको करना, तो कैश क्रेडिट लिमिट यूज करता है। और जब माल बेचता है उसका पैसा आता है तो वो खाते में वापस जमा भी कर देता है।
तो इस तरह की कैश लिमिट होती है। और जो मैंने बताया था टर्म लोन का लिए होता है, जो प्लांट मशीनरी फिक्स एसेट्स परचेस करने के लिए टर्म लोन दिया जाता है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स मतलब सेल्स बिल्स। ये बेसिकली क्या होता है, सेल बिल होते हैं इनके। जो बोरोर हमारा है, जो जिसको हमने लोन दिया है बोरोर, वो माल बेचता है तो वो भी बिल रेस करता है अपने कस्टमर्स के ऊपर। ठीक है, आपने कहीं बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा, प्रॉमिसरी नोट के बारे में सुना होगा। यदि आपने किसी लोगों ने जो कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे, बीकॉम वगैरह किया होगा, तो उन्हें बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस के अंदर प्रॉमिसरी नोट के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, लिखा जाता है आई प्रॉमिस टू पे टू ₹1 लाख टू मोहन, है ना, on so and so date, या from the date of this invoice, 30 days from the date of invoice, like this। एक वर्ड होता है promise to pay to मोहन ₹1 लाख for the goods supplied to me on so and so date। एक बिल ऑफ एक्सचेंज डाउन होता है इसके अंदर। तो बोरोर अपना क्या करता है, इनवॉइस बनाता है, जो माल बेचता है उसका बिल बनाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, और जो गुड्स का सेल बेचता है, यदि डिफरेंट सेंटर में हो, इवन सेम सेंटर में भी होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन रसीद होती है। जैसे मोटर ट्रांसपोर्ट, यदि ट्रेन से रेलवे से भेजा है तो रेलवे रिसीट्स होती है। एयरवे बिल होती है, एयर से बिल भेजा, माल भेजा है तो एयरवे बिल होता है। तो मोटर ट्रांसपोर्ट रिसीट के साथ में कस्टमर्स आपको बिल लगाता है बैंकर के अंदर, और बैंकर्स क्या करता है, उसको डिस्काउंट करता है। कैसे क्या, वो उसमें क्या होगा, वो आपको बैंकर वो बिल माल पहले सप्लाई कर देगा, मोटर ट्रांसपोर्ट से भेज देगा। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स वो अपने बोरोर अपनी बैंक के पास, अपने पास बैंक को देगा, अपने बैंकर को देगा। और बैंक क्या करेगा, जिसने को माल बेचा है इस बोरोर ने, उसके बैंकर को भेजेगा। और वो बैंकर को जब भेजेगा तो वो बैंकर क्या करेगा, उसका जिसने माल खरीदा है वो उसको बोलेगा कि आप आओ, आपका बिल आया हुआ है। उस प्रॉमिसरी नोट पे एक्सेप्टेंस लेगा। एक्सेप्टेंस कैसे लेगा कि यदि उसमें 30 दिन का उसको क्रेडिट दिया रखा है, तो फॉर्म द डेट ऑफ इनवाइस, तो उसमें लिखा होगा आई प्रॉमिस टू पे टू मोहन ₹1 लाख, या आई प्रॉमिस टू पे टू SBI ₹1 लाख ऑन, मतलब आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवाइस। तो 30 दिन के बाद जो इनवाइस पे डेट दी है, उसके 30 दिन बाद मैं पेमेंट करूंगा। तो 30 दिन का 1 तारीख को उसने माल भेजा है तो 30 तारीख को ड्यू डेट आ जाएगी ये, और 30 तारीख को उसको अपने माल का पेमेंट करना है। तो वो उसका एक्सेप्टेंस करता है कि हाँ, आई मैं पेमेंट कर दूंगा। वो एक्सेप्टेंस करके MTR बैंक से ले जाता है और माल छुड़वाता है और अपने बिजनेस के लिए यूज करता है, फंड को, वो माल को यूज करता है उसका। और इधर कस्टमर को, हम अपने बोरोर का क्या फायदा होता है, हम बिल डिस्काउंट करते हैं। डिस्काउंट करते हैं क्या करते हैं अपने बोरोर को, हम आज उसने बिल हमको लगाया है, माल तो भेज दिया उसका, उसके पार्टी से पेमेंट उसको 1 महीने बाद मिलने वाला है, पर उसको आज ही बैंक अपना पैसा देता है। कैसे देता है, हम उसको डिस्काउंटिंग करेंगे। डिस्काउंटिंग करने में क्या करते हैं, कुछ तो हम अपने खर्चे काटते हैं, साथ में जो 30 दिन का उसने उधारी उसको दी है, उस 30 दिन का ब्याज काटते हैं। मान लो उसने 1 लाख का बिल हमको लगाया है और 30 डेज बाद पेमेंट आना है, तो 30 डेज का यदि मान के चलते हैं कि हमने 5,000 का ब्याज हो रहा है, तो 5,000 ब्याज माइनस कर लिया और 1,000 रुपये हमारे कमीशन हो गए, तो 6,000 माइनस किए हमने। तो 1 लाख में से हमने 6,000 माइनस करके 94,000, तो 94,000 हमने अपने बोरोर को दे दिया। जिसने हमसे लोन लिया उसको हमने 94 तो दे दिया, और वो बिल हमने उसके जिसको उसने माल बेचा उसके बैंकर को भेज दिया। तो आफ्टर 30 डेज के बाद क्या होगा, उसके बैंकर से, जो बोरोर का जो कस्टमर है उसके बैंकर से मुझे 1 लाख का पेमेंट मिलेगा, डायरेक्ट बैंक के पास आएगा। बैंक उस 1 लाख का अपना रिकवर कर लेगा लोन पूरा। जो 1 लाख का फाइनेंस उसने, जो 6,000 रुपये कहाँ गए थे अपने कमीशन में, और 94,000 कहाँ गए थे बोरोर को, ऐसे 1 लाख का था। और 30 डेज बाद जो 1 लाख मिलेंगे तो 1 लाख का वो रिपेमेंट पूरा एडजस्ट हो जाता है। तो इसका फायदा क्या हुआ, बोरोर को पैसा आज मिल गया, बोरोर का माल चला गया, माल भी बिक गया और उसको बोरोर को पैसा भी मिल गया है, और बैंक को कमीशन मिला, अर्निंग हुई बैंक की कमीशन की, इंटरेस्ट की, और बैंक का खुद का पैसा जो विदिन 30 डेज ही 1 लाख वापस आ गया, मतलब बैंक का लोन रिपे हो गया। जो 1 लाख आज फाइनेंस किया था आफ्टर 30 डेज रिपे हो गया। तो ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स होता है। सिमिलरली परचेस ऑफ बिल्स में दोनों में अंतर सिर्फ क्या है, सिर्फ एक ही अंतर है कि उसमें उन्होंने 30 डेज का उधारी दी थी, 30 डेज का क्रेडिट दिया था। परचेस बिल में क्या होता है, कोई क्रेडिट नहीं है। जैसे ही बिल सामने वाले कस्टमर के पास पहुंचेगा, उसको MTR जब भी मिलेगी, रेलवे रिसीट जब भी मिलेगी, या एयरवे बिल जब भी मिलेगा, जब वो उस बिल का पेमेंट करेगा। वो जैसे ही बिल उसके बैंकर के पास पहुंचेगा, बैंक उसको नोटिस देगा, वो आएगा, उस बिल का 1 लाख का पेमेंट करेगा, और फिर उसके बाद में वो पैसा, उसके बाद उसको MTR मिलेगी और लेके जाएगा। और इधर इसको फायदा क्या होगा, हम अपने परचेसिंग बिल में क्या करेंगे, जब बोरोर को 1 लाख रुपए का बिल हमको ला के देगा, क्योंकि इसमें डिस्काउंट नहीं है, बट 30 डेज का क्रेडिट कुछ नहीं है, हमने सिर्फ हमारा एक्सचेंज 1,000 रुपये काटा, 99,000 उसको दे दिए, और इधर हमने उसको पैसा बोरोर को बिल भेज दिया, बोरोर के कस्टमर्स को बिल भेज दिया, उसके बैंकर को बिल भेज दिया,
और बैंकर उसका पेमेंट लेकर के हमें भेज देगा। तो हो सकता है 8 से 10 दिन बाद या 15 दिन बाद मुझे वापस 1 लाख मिल जाएगा। तो मेरा पैसा क्या हुआ, 1 लाख जो मैंने आज फाइनेंस किया है बिल्स परचेज बिल करके, वो मेरा फाइनेंस 1 महीने के बाद 15 दिन के बाद रिपे हो जाएगा, लोन लिक्विड हो जाएगा, मेरा बिल आउटस्टैंडिंग रिपे हो जाएगा पूरा। तो ये बिल बिजनेस जो होता है ना, सेल्फ लिक्विडिटिंग नेचर का होता है, मतलब ऑटोमेटिकली, क्योंकि सेल्फ लिक्विडिंग में सिर्फ क्योंकि हमने सिर्फ बिल के डॉक्यूमेंट्स का मूवमेंट किया, और आज जो बोरो को पैसा हमने दिया है उस पैसे से मेरा बोरो को तो फंड दे दिया, फाइनेंस कर दिया हमने, और वो पैसा मुझे 1 महीने बाद वापस मिल गया, या 30 डेज हो सकता 30 डेज का क्रेडिट हो 30 दिन में, यदि 60 दिन का क्रेडिट दिया 60 डेज का क्रेडिट रहेगा, यदि 90 डेज का क्रेडिट दिया तो अब तो 90 दिन के बाद मिलेगा। पर जो भी जितने भी पीरियड का क्रेडिट रहेगा उतने दिन का हम 30 दिन 60 दिन 90 दिन का हम ब्याज बोरोवर से पहले लेते हैं, एडवांस रिकवर कर लेते हैं, उसके बाद उतना पैसा हम उसको बोरोवर के साथ शेयर करते हैं। ओके, जैसे 90 डेज का उधारी होती तो 90 डेज के बाद मुझे पेमेंट आना है तो 90 डेज का इंटरेस्ट बोरोवर से पहले रिकवर कर लेता। जो मैंने आपको बताया था कि 5000 30 दिन का था, तो 15,000 रुपये 90 डेज के हो रहे हैं और 1,000 रुपये मेरा कमीशन हो रहा है, तो मैं 81 लाख में से 16,000 माइनस करूंगा, 84,000 बोरो को दूंगा, और बाकी मुझे बाद में जब पेमेंट 90 दिन बाद मुझे 1 लाख का आएगा तो मेरा पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा। लाइक दिस ये बिल्स बिजनेस होता है, तो काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है और काफी सेल्फ लिक्विडिंग बिजनेस है। पर इसमें तो एक चीज और होती है, हम लोग क्या करते हैं कि बोरोवर जो हमारा है जो लोन लेता है वो बताएगा कि मैं इनको माल इन पार्टीज को माल बेचता हूँ, वो आपको बैंक इन पार्टीज का नाम देगा और उस पार्टीज के बैंकर का नाम भी आपको देगा कि सो एंड सो पार्टी है, कोई पंजाब नेशनल बैंक से डील करता है, कोई एक्सिस बैंक से डील करता है, कोई आईडीबीआई से डील करता है, कोई आईसीआईसीआई बैंक से करता है, कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से डील करता है, ऐसे कई बैंकर्स के पार्टीज के नाम देगा। तो हम एक और काम करते हैं, बैंकर जो वो इन सब बैंकों लिस्ट मांगता है कि ये जो कस्टमर तुम्हारे साथ डील कर रहे हैं इनका ओपिनियन रिपोर्ट बताओ, ये कस्टमर्स कैसे हैं, सेटिस्फैक्टरी कंडक्ट ऑफ अकाउंट है कि नहीं, मतलब हम उस बैंक उस कस्टमर्स उस पार्टीज का ओपिनियन रिपोर्ट भी लेते हैं कई बार। और दूसरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है बिल्स बिजनेस में, यदि सब बिल का पेमेंट टाइमली आ रहा है, मान लो एक्स पार्टी को हमने भेजा था, सारे पेमेंट हमको टाइम से मिलते हैं, एक्स वाई पार्टी को भेजा सब टाइम जा रहा है, परंतु हमने जेड पार्टी को जो माल बेचा था वो डिले पेमेंट हो रहा है, उसका पेमेंट हमने डिले, उसका बिल जो भेजा डिले पेमेंट हो रहा है, या तो 8 दिन डिले होता है, 10 दिन बाद डिले होता है, ये कई बार रिटर्न भी हो गया है। तो ऐसे कस्टमर्स का बिल डिस्काउंटिंग करते हुए थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, और हो सकता है कि आपको लगे तो आप डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स बना भी कर सकते हो, इसलिए ओपिनियन रिपोर्ट आप ले ले, ट्रैक रिकॉर्ड इंश्योर करें कि बिल का टाइम जो रीपेमेंट टाइमली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ड्यू डेट के ऊपर पेमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यदि परचेज बिल है तो 10 से 15 दिन के अंदर पेमेंट मुझे वापस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यदि डिले हो रहा है तो क्यों डिले हो रहा है, रीजन क्या डिले का, ऐसे कई फैक्टर्स को एनालिसिस करना पड़ता है। तो बिल्स बिजनेस काफी अच्छा साउंड बिजनेस होता है, जो बैंक करे तो अच्छी प्रॉफिटेबल कह सकते हो उसको बैंक के लिए होता है, और सेल्फ लिक्विडिटिंग होता है। एक लेटर ऑफ क्रेडिट है, लेटर ऑफ क्रेडिट जैसे बताया ऊपर जो सेल्फ बिल्स होते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स और परचेज बिल क्या है, सेल बिल है, और ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, परचेज बिजनेस है, परचेज बिल है, मतलब जो मेरा बोरोवर परचेज करेगा माल उसके ऊपर क्या लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। कई बार क्या होता है, आपका जो बोरोवर है छोटा बोरोवर है, वो मार्केट से कोई माल परचेज करेगा, बाहर से कोई माल परचेज करना है, उसकी रिक्वायरमेंट है कोई माल परचेज करने की, हो सकता है कि उसकी क्रेडिटेबिलिटी मार्केट में अभी रेपुटेशन पोजीशन इतनी अच्छी जमी नहीं है अभी, तो जो कस्टमर उसको माल बेच रहा है वो आप उससे बोल सकता है कि आप बैंक का लेटर ऑफ क्रेडिट लेके आओ। तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है ये, इट इज ए गारंटी बाय द बैंक टू द सप्लायर ऑफ द गुड्स दैट देयर बिल विल बी ऑनर्ड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। मतलब जो मेरा बोरोवर है जिसको मैंने लोन सेंक्शन किया है, जिसको मैंने लेटर ऑफ क्रेडिट की लिमिट सेंक्शन करी है, उसके अंदर हम उसके बिहाफ के ऊपर गारंटी देते हैं किसको, उस हमारे कस्टमर्स के सप्लायर को, कि आप इनको माल सप्लाई करो, इसका पेमेंट आपको मिल जाएगा जब आप बिल हमारे पास भेजेंगे। तो जो भी आपने 30 दिन का क्रेडिट दिया हो, 60 दिन का दिया हो या 90 दिन का दिया हो, तो जो भी ड्यू डेट आएगी उस ड्यू डेट पे हम उसका पेमेंट कर देंगे अकॉर्डिंग। ये इस तरह की गारंटी होती है बैंक के द्वारा सप्लायर को दी जाती है। तो ये क्या होता है, इस लेटर ऑफ क्रेडिट काय के लिए, परचेज बिल के लिए। तो कई बार जो छोटे कस्टमर्स होते हैं क्रेडिट साउंड नहीं होती तो नहीं मिलता। ये कई बार ऐसा होता है कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं, मशीनरी परचेज करते हैं, उस केस में भी कई बार बड़े बड़े जो यूनिट जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं जो मशीन बनाते हैं, वो लेटर ऑफ क्रेडिट की डिमांड करते हैं। तो ऐसे केस में बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट के बैंक का फॉर्मेट है, इसका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के ऊपर बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट देता है, इशू करता है, उसमें इस तरह के वर्ड लिए जाते हैं जिसके तरह ये होता है कि वो गारंटी दी जाएगी बैंक के थ्रू और उसका पेमेंट टाइम देता है। कि उसके कस्टमर को क्या हो गया कि बैंक ने जब गारंटी दे दी, मतलब किसी भी हालत में चाहे बोरोवर आपका पैसा वापस दे या नहीं दे, बैंकर्स की जवाबदारी रहेगी उसको पेमेंट करने के लिए। जैसे मान लो 30 दिन बाद ड्यू डेट आ रहा है, बैंकर्स को पेमेंट करना है उस बिल का,
तो 30 दिन बाद या 60 दिन बाद, जो 90 दिन बाद, जो भी यूसेंस पीरियड रहा है, क्रेडिट पीरियड रहा है, पैसा है या नहीं है, बैंकर को पेमेंट करना है। यदि पैसा है तो बैंक उस पैसे में से काट करके उसका उस बिल का पेमेंट कर देगी। इनकेस नहीं है तो बैंक उसका ओडी करेगी, ओडी क्रिएट करके उसका पेमेंट करेगी, और फिर बाद में उस ओडी का रिकवरी अपने बोरोवर से करता रहेगी, जैसे तैसे जैसे करना है। तो इसलिए ये नॉन फंड बेस्ड बिजनेस होता है। इसीलिए इसके लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, नॉन फंड बेस्ड होता है। नॉन फंड बेस्ड के अंदर क्या है कि जब इनिशियली हम जब देते हैं तब तो हम सिर्फ पेपर साइन कर देते हैं, पर जब एक्चुअल जब पेमेंट करते हैं तब फंड बेस्ड में कन्वर्ट होती है। और उसमें भी ये होता है कि यदि बोरोवर ने पैसा खाते में रखा है तो हम उसमें से पैसा दे देते हैं, और यदि खाते में पैसा नहीं है तो वो पैसा ओडी करके हमें देना पड़ता है। इस तरह की पोजीशन। या कैश क्रेडिट लिमिट हमने दे रखी है, मतलब 10 लाख की लिमिट हमने दे रखी है, उसके अंदर यदि 5 लाख का मुझे बिल पे करना है और लिमिट खाली है तो मैं 5 लाख का बिल उस कैश क्रेडिट लिमिट में से 5 लाख का पेमेंट कर दूंगा मैं। पर इन केस 10 लाख की लिमिट है और 10 लाख पूरा उसने उठा रखा है, तो मुझे 5 लाख या 8 लाख रुपए मान लो उठा रखा है, तो 5 लाख मैं डेबिट उसमें करूंगा तो मुझे 3 लाख का ओवरड्राफ्ट देना पड़ेगा उसके अंदर, क्योंकि 10, 5 और 8 कितना है, 13 हो जाएगा। तो 13 हो जाएगा, मतलब 3 लाख का मैंने ओवरड्राफ्ट करी लिमिट की, तो वो भी डिफॉल्टर बोरोवर के केस में डिफॉल्ट पे जाता है, वो या उसका डिवॉल्वमेंट हो जाता है एलसी का। तो ऐसे फैक्टर्स काउंट करते हैं। इसलिए ये इसलिए लेटर ऑफ क्रेडिट जब देना होता है बड़ा केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि बैंक जब गारंटी दे रही है तो बैंक को बहुत केयरफुल होना पड़ता है, विजिलेंट होना पड़ता है कि हम किस बोरोवर के बिहाफ पे गारंटी दे रहे हैं, वो बोरोवर का बिजनेस एक्टिविटी सब कुछ ठीक है कि नहीं है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग जो बात की ना, वो सारी चीज अप्लीकेबल हो जाती है, सारी ये वो सबका कंप्लायंस, उसके जब वो लिमिट सब उसका कंप्लायंस होता है उसके बाद हम लिमिट सेंक्शन करते हैं, उसी के बाद हम ये देखते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट देना है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं तो इसके अंदर एक मार्जिन पीरियड भी होता है। कई बार होता है कि इसके अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट के मार्जिन मनी भी लेते हैं, 25% मार्जिन, मतलब 25% मार्जिन हम उससे 5 लाख का लिमिट है तो 1,25,000 उससे एफडीआर के फॉर्म में अपने पास पहले से रख लेते हैं, ताकि 1,25,000 तो मेरे पास है। यदि 5 लाख का लेटर ऑफ क्रेडिट दिए तो 1,25 तो मैंने पहले से उसमें मार्जिन मनी के रूप में एफडीआर के फॉर्म में रख लिया है। बैंक की रिस्क कितनी हुई, 3,75,000। पर यदि कस्टमर बहुत अच्छा है तो कई बार हम लोग 15% मार्जिन रखते हैं, 20% रखते हैं। ये कस्टमर की पोजिशन कई बार लगता है कि नहीं यार थोड़ा रिस्की लग रहा है, तो हम कई बार 50% भी मार्जिन रखते हैं। तो डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस के ऊपर। इसलिए जो जितने प्रिंसिपल ऑफ जो लैंडिंग्स आपने पढ़ा है इसमें देखें, ये प्रिंसिपल तो यूनिफॉर्म है, ये प्रिंसिपल काम करते हैं, परंतु हर बोरोवर के लिए, हर व्यक्ति इंडस्ट्रीज के लिए, हर पर्सन के हिसाब से ये चेंज भी होता है। मेरा एग्जिस्टिंग कस्टमर है, 5 साल 8 साल से मेरे से डील कर रहा है, या 3-4 साल 5 साल डील कर रहा है, सेटिस्फैक्टरी डीलिंग है, सब कुछ उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो हमें थोड़ा कंफर्ट होता है कि नहीं यार ये व्यक्ति देखा बाला है, पक्का हुआ लोग है, ये बिजनेस कर रहा है, हमको पता है, इसे खाते में ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन हमें खाते में रिफ्लेक्ट होते रहते हैं, तो उसको लोन देना हमारा आसान होता है। या वो कस्टमर जो पूरा नया हो, जिसने आज बैंक से डील नहीं किया हो, हमारे पास पहली बार मिलने आ रहा है, नया बिजनेस कर रहा है या एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहा है, फिर हम लेकिन हमसे रिलेशनशिप नहीं है, उसको देखने के लिए थोड़ा नजरिया डिफरेंट हो जाता है, उसको थोड़ा बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, क्योंकि हमारा उसका पास बैकग्राउंड, पास ट्रैक रिकॉर्ड हमारे साथ कैसा है, इसको हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका। एग्जिस्टिंग कस्टमर जो होते हैं जिनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास है, एक रिकॉर्ड हमारे पास रहता है, पर न्यू कस्टमर का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। न्यू कस्टमर है, न्यू एक्टिविटी है, तो इसमें हमें और विजिलेंट रहना पड़ता है, क्योंकि उसकी एक्टिविटी भी नहीं है और उसका बिजनेस हमारे से कनेक्शन भी नया है। ऐसे केस में देखते समय बहुत केयरफुल और विजिलेंट होना पड़ता है कि, और सारे ढंग से कॉशियसली अब एग्जामिन करना पड़ता है कि बोरोवर सब कुछ ठीक है नहीं, फिर सब चीज होती है, लिक्विड सेफ्टी है कि नहीं, पर्पस ऑफ लोन क्या है, उसकी वाइबिलिटी क्या है, प्रोजेक्ट की कितने साल बाद इनकम जनरेटिंग करेगा, तो वही बात है, पर्सन प्रोजेक्ट और पर्सन बिहाइंड द प्रोजेक्ट, इनको बहुत बारीकी से स्क्रूटनी करना पड़ता है हमें डिफरेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग के पैरामीटर्स के ऊपर। तो ये फैक्टर्स इसके अंदर कई बार काउंट करते हैं। क्लियर, समझ में आया आप लोग यहाँ तक? क्लियर है जी? हाँ जी, हाँ जी। समझ में आ रहा है ना सब आपको? थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लगेगा आपको कि पूरा बिजनेस नेचर की असेसमेंट है पूरा, और ये सब आप जिससे जुड़ेंगे तो बाय वे ऑफ वर्च्यू ऑफ एक्सपीरियंस आपको धीरे धीरे बहुत कुछ पता चल जाएगा। थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और कुछ चीजें आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं कि किसी अकाउंट में खराब हुआ था, क्यों खराब हुआ, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो कई फैक्टर्स आपको इसमें मिल जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे कि ये सब फैक्टर्स होते हैं, इसलिए ये सब इसलिए अकाउंट को बिगड़ा या कोई अकाउंट। और आप अपने सराउंडिंग में भी देख रहे होंगे, किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और किसी का बिजनेस कम ज्यादा चल रहा है, उसको भी एसेस करोगे तो पता चल जाएगा इसका बिजनेस खराब चल रहा था, क्यों खराब चल रहा है, तो इसका बिजनेस अच्छा चल रहा था, क्यों चल रहा है। आपके यार दोस्त भी होंगे जो कई लोग बिजनेस कर रहे होंगे, उनके उसको भी देखोगे तो कई तरह के से तुमको एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ये सब जो एक्सपीरियंस हमारा होता है वो भी काउंट करता है इसके अंदर कहीं ना कहीं। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी है, अब इधर सिक्योरिटी अपने सिक्योरिटीज तो ले लिया आपने,
पर चार्ज क्रिएशन होता है, क्योंकि चार्ज क्रिएशन के बगैर एनफोर्सेबल नहीं होता है। तो चार्ज कैसे क्रिएट होता है, एक हमें डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है बोरोअर से बेसिकली। फिर नेचर ऑफ चार्ज कौन कौन से होते हैं ये भी देखना है। नेचर ऑफ सिक्योरिटीज जो होती है उसके नेचर ऑफ सिक्योरिटीज और नेचर ऑफ चार्ज क्रिएशन कैसे होता है। क्रिएटिंग ए चार्ज ऑन द सिक्योरिटी और चार्जिंग ए सिक्योरिटी रेफर्स टू ए प्रोसीजर बाय विच ए बैंकर एस्टेब्लिश हिज राइट एज ए लेंडर ऑन द पर्टिकुलर सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द बोरोअर। मतलब बैंक का एक राइट एस्टेब्लिश करना पड़ता है उसके ऊपर, ये सिक्योरिटीज बैंक की है और बैंक का इसके ऊपर राइट है, वो पोजीशन ले सकता है, उसको सेल कर सकता है। जो लीन होता है, बैंकर इज ए जनरल लीन, इट रेफर्स टू हिज राइट टू रिटेन एनी प्रॉपर्टी ऑफ हिज कस्टमर फॉर द डेट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर। कोई भी बोरोअर का डिपॉजिट्स हमारे पास रखा होता है, एफडी भी हो सकती है, सेविंग बैंक खाते में भी हो सकता है, इवन बोरोअर का भी हो सकता है, इवन गारंटर का भी हो सकता है। उस बोरोअर के जो फंड्स चाहे हो सकता है सिक्योरिटीज के अंदर हमने उसको लिखा नहीं हो कि ये डिपॉजिट पे हमारा लीन है, ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं होता है, पर ये जनरल लीन आपको अवेलेबल होता है, हमेशा अवेलेबल होता है। तो बैंक उस पर जनरल लीन नोट कर सकता है, राइट ऑफ सेट ऑफ कभी भी कर सकता है जब आपका डिमांड हो आपका, मतलब आपने डिमांड किया हो लोन का रिपेमेंट करने के लिए, उसने रिपे नहीं किया है और आपका ओवरड्यू हो गया है और ड्यू हो चुका है आपका लोन या ओवरड्यू हो गया है, तो आप उसका राइट ऑफ सेट ऑफ कर सकते हो, उस डिपॉजिट में से फंड को एडजस्टमेंट कर सकते हो, ये आपके पास राइट अवेलेबल होता है लीन का। तो जनरल लीन जो फंड्स आपके पास अवेलेबल होते हैं बिकॉज डिपॉजिटर्स के बोरोअर के एज ए डिपॉजिट, वो आपका उस पर लीन नोट होता है। प्लेज जो होता है एक लॉक एंड की वाली बात होती थी। प्लेज अकाउंट मतलब क्या है, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट होता है बोरोअर और गारंटर बैंकर्स के बीच में, तो लॉक एंड की अरेंजमेंट्स होता है। बेसिकली लॉक एंड अरेंजमेंट बहुत साल पहले, आई थिंक 91 के रिफॉर्म्स के पहले, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और बैंकिंग में रिफॉर्म्स आया था 1991 में, उसके पहले प्लेज का फाइनेंस होता था। प्लेज फाइनेंस में क्या होता है, ऑनरशिप तो बोरोअर की होती है, जो माल परचेस किया बोरोअर ने तो ऑनरशिप तो बोरोअर की है, परंतु पोजीशन बैंक का होता है। मतलब क्या, जो बोरोअर का जो गोडाउन होता है उसमें लॉक एंड की बैंक का लगता है, उसको प्लेज फाइनेंस कहते थे। तो प्लेज फाइनेंस में क्या, उसमें जब बैंक बोरोअर के गोडाउन में बैंक उसने स्टॉक रखा है, बैंक ने लॉक एंड की कर दिया और जो स्टॉक उसने प्लेज किया बैंक को उसकी सर्टन वैल्यू तक, मान के चलो उसने 1 लाख का माल गोडाउन में रखा है, तो बैंक कहीं मान के चलो 25% या 20% या 15% मार्जिन लगा करके 80% 85% का फाइनेंस करता है उसको। मतलब उस 1 लाख के माल के ऊपर 80-85 लाख का वो एडवांस कर देगा अंदर प्लेज लिमिट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट प्लेज कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एक साइन होता है बोरोअर के बैंकर्स के बीच में, एग्रीमेंट साइन करके ये प्लेज वाला अकाउंट खुल जाता है उसका, तो वो 85 लाख तक का फाइनेंस उसके अंदर हो जाता है। अल्टीमेटली क्या होगा, जब माल उसको बेचना होगा या माल का उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा माल बेचने के लिए, तो 85,000 प्लस ब्याज आपके खाते में जमा करेगा और माल छुड़ा करके बैंक से ले जाएगा। ये लॉक एंड की का जो होता है प्लेज फाइनेंस होता था। परंतु बैंक का जो एक्सपीरियंस उसमें कई बार रहा है कि कस्टमर्स स्टॉक गोडाउन में रख के लॉक एंड की में रख करके पैसा तो उड़ा लेता है और माल टाइम से छुड़ाता नहीं है। अब होता है क्या है कि जो स्टॉक रखा है तो खराब हो जाता है, सड़ जाता है, पेरिशेबल नेचर का होता है तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, या कई बार होता है कि एक्सपायरी डेट हो जाती है या वो बहुत ज्यादा उसमें कीड़े उड़े माल हो जाते हैं। तो कई फैक्टर्स काउंट करते थे, उसमें बैंक को लगता था कि मतलब बैंक की जवाबदारी ज्यादा, क्योंकि बैंक के लॉक एंड की में है तो उस सामान की प्रिकॉशन रखना, संभाल के रखना, ये बैंक की जवाबदारी हो जाती थी, तो वो बैंक के लिए काफी रिस्की था। तो इसलिए बैंक ने धीरे धीरे वो प्लेज फाइनेंस बंद कर दिया है, वो आजकल हाइपोथिकेशन का फाइनेंस होता है। तो अभी सिर्फ क्या होता है, एक वेयर हाउसिंग फाइनेंस होता है, इसके अलावा कोई फाइनेंस मतलब प्लेज के अंदर जो होता है एक वेयर हाउसिंग फाइनेंस होता है, जो वेयर हाउस उसमें भी लेकिन नहीं होता है, जो वेयर हाउस का जो मैनेजमेंट होता है वो एक नॉन पर्सन होते हैं, वो लोग वेयर हाउस का मैनेजमेंट करते हैं और वो ध्यान रखते हैं कि कौन लोग हैं जो वेयर हाउस का फाइनेंस ले रहे हैं और उनका रिकॉर्ड क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। वो प्रॉपरली वेयर हाउस में माल रख के फाइनेंस लेकर के उसका एंड यूज प्रॉपर करते हैं और टाइमली माल छुड़ा लेते हैं और बैंक का लोन रीपे कर देते हैं। एक रिकॉर्ड एक वेयर हाउस मैनेजमेंट होता है, वो आदमी एक अलग थर्ड पार्टी होती है, वो उसको मैनेज करती है, डायरेक्ट बैंक नहीं करती है। तो ऐसे वेयर हाउसिंग फाइनेंस बैंक करता है, इसके अलावा कोई भी फाइनेंस अंडर प्लेज में बैंक नहीं करता है आजकल, क्लियरली अदर देन वेयर हाउसिंग फाइनेंस के अलावा। एक हाइपोथिकेशन का तो ये प्लेज क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वेयर द बोरोअर ऑफर इज टेंजिबल प्रॉपर्टी टू हिज लेंडर as a security for the amount borrowed on the understanding that the property pledged will be returned when the debt is repaid। मतलब जो वो माल का पैसा जमा कर देगा तो माल छुड़ा के वो ले जाएगा। अब हाइपोथिकेशन का एक इसके अल्टरनेटिव क्या हाइपोथिकेशन है। हाइपोथिकेशन जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, जो स्टॉक्स और आपका जो फाइनेंस होता है ना, वो या जो मशीनरी के लिए फाइनेंस हो रहा है, हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन के कैसे क्रिएट होता है, वो भी एक एग्रीमेंट क्रिएट होता है बैंकर्स और बोरोअर के बीच में।
पर उसमें ऑनरशिप और पोजीशन दोनों बोरोवर का है। माल परचेस करेगा बोरोवर, अपने शॉप पे रखेगा, अपनी फैक्ट्री में रखेगा, खुद के सिस्टम में रखेगा, मतलब पोजीशन भी बोरोवर का रहेगा। उसका माल का देखभाल भी बोरोवर खुद करेगा, उसकी क्वालिटी खराब नहीं होना चाहिए, माल खराब नहीं होना चाहिए, उसको कैसे बचाना, प्रोटेक्ट करना, वो बोरोवर की जवाबदारी, बैंकर की जवाबदारी नहीं है, खुद की जवाबदारी है। और अंडर ट्रस्ट होता है वो। इस ट्रस्ट के ऊपर है कि बैंकर ये भरोसा रखता है कि वो जो माल आज इस बैंक के लोन से पैसा से माल खरीदा है वो उसको संभाल के रखेगा, उसका यूज उसी पर्पस के लिए करेगा जिस पर्पस के लिए वो है, और माल बिकने के बाद वो बैंक का पैसा जमा कर देगा, जो जितना पैसा माल बिका है उतना पैसा वापस बैंक में आकर जमा भी कर देगा। ये ट्रस्ट है, ये भरोसा है उसके ऊपर। तो अंडर ट्रस्ट एक हाइपोथेकेशनल लिमिट दी जाती है, और एक स्टॉक के ऊपर पोजीशन और ऑनरशिप दोनों बोरोवर की होती है। उसमें सारी जवाबदारी वो स्टॉक को संभाल के रखना, प्रोटेक्ट करना, वो खराब नहीं हो, पेरिशेबल नेचर का हो तो उसको सब्स्टिट्यूट करे, दूसरा स्टॉक ला के रखे, नया स्टॉक ला के रखे। ये सब ड्यूटी कस्टमर्स की होती है, बोरोवर की होती है। तो आजकल जो फाइनेंस हो रहा है, आप देखते होंगे जितने भी शॉपकीपर्स को फाइनेंस कर रहे, ग्रोसरी शॉप को, किराना शॉप हो या जो भी किसी को, और मशीनरी जो फाइनेंस की हाइपोथेकेशन में की जाती है। माना जाता है कि जो मशीनरी फैक्ट्री में लगी हुई है वो लगी रहेगी, उसका यूज फैक्ट्री के प्रोडक्शन के लिए किया जाएगा, वो वहां से हटाएगा नहीं, डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा, बैंक का लोन का रीपे करे बगैर डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा। तो अंडर द ट्रस्ट अरेंजमेंट हाइपोथेकेशन अरेंजमेंट्स बैंक और कस्टमर्स के बीच रहता है। और इन केस कोई डिफॉल्ट होता है बोरो डिस्पो के साथ में, तो बोरो बैंकर के पास राइट होता है कि बैंकर उसको नोटिस दे करके उसका पंचनामा बना करके जो हाइपोथेकेटेड गुड्स है उसका पोजीशन खुद बैंकर ले सकता है। मतलब पंचनामा बनाएगा, इन्वेंट्री क्रिएट करेगा, 5 लोग मिलकर के उस पर साइन करेंगे, इन्वेंट्री क्रिएट करके उसको अपना पोजीशन लेकर के उसको माल को बेच कर, नोटिस देके माल को बेच करके रिकवर भी कर सकता है। ये बैंक के पास राइट्स भी है हाइपोथेकेशन के केस में। पर उसमें इन्वेंट्री क्रिएट करना पड़ती है, पंचनामा करना पड़ता है, और उसके पहले नोटिस भी उसको बोरो को देना पड़ता है कि वो उसके साथ ये डिफॉल्ट है। पर वो सब्सिक्वेंटली आता है, सरफेसी के अंदर आता है, एक सेपरेट इश्यूज हो जाता है। जब अकाउंट एनपी होता है, जब खराब होता है तब की बात। तो आजकल जो फाइनेंस मोस्टली हो रहा है वो हाइपोथेकेशन के तहत हो रहा है बैंक की तरफ से। तो ये पूरा अपना आज का टॉपिक था अपने पास में, कि अपनी इन लेंथ आपने पढ़ा कि प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग क्या है अपने। ठीक है, काफी इलोबरेट मैंने किया है उसमें, और जैसे आपको पहले ही बता दिया था कि सबसे बड़ा इसमें इफेक्ट यह है, पर्पस क्या है, सिलेक्शन ऑफ द बोरर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर, कि हमने बोरर का सिलेक्शन कैसे किया है। उसको असेस करते हुए, फाइनेंस करते समय हमने प्रॉपर प्रिकॉशन लिया कि नहीं, केयरफुल रहे कि नहीं रहे ना, ये सब फैक्टर्स उसमें आपके पास में काउंट किए जाते हैं। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर? एनी डाउट? कोई डाउट आपको? एनी डाउट? कोई डाउट हो तो क्वेश्चन कर सकते हो, आप पूछ सकते हो मुझसे। फिर तो आपको समझ में आया कि नहीं सब बातें, जितनी सारी चीज क्लियरिटी करी है? हाँ जी, समझ में आया आपको? आपका क्या शुभ नाम? आप बात करें, आपका क्या शुभ नाम है प्लीज? जी सर। आपका क्या शुभ नाम? गुड नेम प्लीज। ताहिर अली। पार्डन? पार्डन? हेलो जी सर, ताहिर अली नाम है मेरा। ओके, ताहिर अली, ओके। क्या समझ में आया पूरा? जी Clear? जी सर। ओके, कोई डाउट नहीं आपको? किसी को कोई डाउट नहीं? नो जी सर। सर। ओके, अच्छा, जो जिसको ज्यादा अच्छे समझ में आ गया वो थोड़ा एक्सप्लेन करेगा पूरे टॉपिक को, कैसे क्या समझा आपने, एंटायर टॉपिक को ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकता है? आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, दूसरे लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। आप अपनी भाषा में उसको एक्सप्लेन करो, आप अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर दो जो आपने समझा हो पूरे टॉपिक को। तो आपको फाइनेंस करना है तो आप क्या देखेंगे? आपके पास कोई लोन प्रपोजल आ रहा है, 10 लाख का फाइनेंस आपसे मांग रहा है या 5 लाख का लोन आपसे मांग रहा है, तो आप क्या क्या देखेंगे? सर सबसे पहले तो उसका मेन मोटिव क्या है लोन लेने का। हाँ, क्या बोले? वो लोन, उसका लोन लेने का मोटिव क्या है, किस काम के लिए लोन लेना चाह रहा है बंदा, हाँ जी। और उसका बैकग्राउंड
पहले कोई लोन डिफॉल्ट है या फिर जो भी उसका सिविल वगैरह में भी आती है तो रिपोर्टें। हम्म। जो बहुत छोटे लोन होते हैं उसमें कई बार सिविल रिपोर्ट मिल जाता है क्या आपको? हाँ जी सर। जो बहुत छोटे स्मॉल लोन्स होते हैं कई बार रिक्वेस्ट आती है बहुत छोटे लोगों की, उसमें सिविल रिपोर्ट मिलती है आपको? सर लोनिंग का वैसे मैंने किया नहीं है कभी। ओके ओके ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो आप बताइए, आप हाँ बताइए फिर क्या कर देखना पड़ता है? उसका बैकग्राउंड हो गया, बाकी आप मेन मोटिव क्या है, किस काम के लिए ले रहा है, ओके गुड। और पे और बैक करने के लिए उसके पास और क्या सोर्सेज अवेलेबल है, इनकम सोर्सेज। हम्म, मतलब बेसिकली वो जो बिजनेस है उस बिजनेस अर्निंग से आपको रिपेयर करेगा, ठीक है? जी। ठीक। हम्म, बिजनेस अर्निंग से काम वो आपका लोन रिपे करेगा कि नहीं, आपका फंड सेफ है कि नहीं, लिक्विडिटी क्या पोजिशन, सेफ्टी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ये सब फैक्टर्स होते हैं। आप उसका जो जज टर्म ऑफ लोन, लोन का पीरियड ऑफ लोन कैसे जज करते हैं? कैसे डिसाइड करेंगे कि उसको 5 साल के लिए लोन देना है कि 8 साल के लिए देना है? उसका बेसिस क्या है, उसका कैसे स्टडी करोगे उसको? सर उसके बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है कि उसके बिजनेस से उसको पैसा वापस कितनी जल्दी मिलना शुरू होगा। हम्म, ठीक है। कितने जल्दी, मतलब उसका उसमें एक पीरियड होता है ना, असेसमेंट तो रहता है ना कि ये कितने दिन में अर्निंग चालू करेगा, और जो लोन का अर्निंग कितना करेगा, फिर कितने दिन बाद करेगा और कितना करेगा, और जो अमाउंट ऑफ अर्निंग है उसकी ईयरली या मंथली जो भी आप असेस आप करते हो, तो उस अर्निंग में से नेचुरली आपका वो पैसा खुद के कंजम्पशन के लिए, खुद के यूज के लिए कुछ फंड विड्रॉ करेगा, और जो सरप्लस फंड रहेगा उसके बाद रिपे करेगा। तो वो फंड्स कितना अवेलेबल है जो लोन को रिपे करने के लिए, और लोन अमाउंट कितना है ना? सिंपल चीज है, लोन अमाउंट जितना है और जो सरप्लस नीचे अवेलेबल है लोन रिपे करने, उसको आप जब डिवाइड करोगे तो आपका पीरियड आ जाएगा कितने साल का लोन बनेगा। क्लियर ना? जी। और कोई व्यक्ति कुछ बताना चाहेगा, बोलेगा, बताएगा? एनीबॉडी? और कुछ बताना चाहेगा? और किसी का डाउट क्वेश्चन किसको पूछना पूछ सकते हो आप? सर इस टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे आएगा? क्या? इस टॉपिक जो आपने पब्लिश किया इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, थोड़ा कीजिए। बेसिकली तो सिंपल क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग, क्या रहेंगे आपका, से प्रिंसिपल लैंडिंग क्या है, क्या क्या देखोगे फाइनेंस का क्या प्रिंसिपल्स रहेंगे, तो आपका हो गया लिक्विडिटी, सेफ्टी, पर्पस, है ना, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी होना चाहिए, सब ये फैक्टर्स आपके काउंट करते हैं सारे सीधे, आपका पे लीजिए। फिर आप उसमें बेसिक जैसा बताया, वाइबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, वाइबिलिटी प्रोजेक्ट मीन द सेंस वो कब से प्रोजेक्ट ब्रेक इवन के ऊपर कब जाएगा, ब्रेक इवन मतलब ब्रेक इवन कब होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, उस ब्रेक इवन के ऊपर जब काम करेगा तो वाइबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट क्या, प्रॉफिटेबिलिटी कब से अर्निंग करना करोगे, कितने साल लोन कोई एक्टिविटी चालू करने के बाद कितने दिन बाद वो अपना प्रोजेक्ट में प्रॉफिट कमाना चालू करेगा, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद कि 12 महीने के बाद। तो बेसिकली उसमें 2-3 चीज अप्लीकेबल हो जाती है। इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल मतलब उस बिजनेस को इम्प्लीमेंट करने, और कमीशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट वो कितने दिन इम्प्लीमेंट करेगा, कमीशनिंग कब करेगा, और कमीशनिंग के बाद में फिर उसका अर्निंग कब से चालू होगी। तो आप कैसे ट्रेडिंग के अंदर, तो मैंने जैसे बताया था 3-4 आपने शॉप बनाया, शॉप क्रिएट कर दिया, एक में स्टॉक खरीद लिया, 2 महीने के अंदर आपका पूरा इंप्लीमेंट हो गया, तीसरे महीने से आपका कमीशनिंग चालू हो गया, तो चला चौथे, पांचवें, छठे महीने से आपका तो अर्निंग चालू हो जाते हैं ट्रेडिंग केस के अंदर। इवन वो मैन्युफैक्चरिंग में जरूर डिले होता है, कह सकते हैं कि 1 मंथ तक का आपका 1 ईयर तक का हो जाता है कमीशनिंग में, ये पोजिशन होती है। तो कई फैक्टर्स इसमें मैन होते हैं। मेनली प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग्स क्या होते हैं ये पूछा जाता है, वाइबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, सिलेक्शन ऑफ बोरोर कैसा होता है, आइडेंटिफिकेशन बोरोर क्या होता है, इंटीग्रिटी, कैपेसिटी, कोलेटरल सिक्योरिटीज क्या होती है, प्राइमरी कोलेटरल सिक्योरिटीज जो आपको ब्रेकअप बताया कि प्राइस जो लोन से एसेट्स क्रिएट होता है प्राइमरी होता है, इन एडिशन टू दिस अदर सिक्योरिटीज हम लेते हैं कोलेटरल सिक्योरिटीज रहेगी।
तो कोलेटरल सिक्योरिटीज क्या है, बोरोर का स्टेक है बिजनेस के अंदर, मतलब उसका खुद का एक जो भी कोलेटरल सिक्योरिटीज दे रहा है, मतलब उसने कुछ कैपिटल के अलावा कुछ चीज और बैंक को दी है उसने एक एज ए सिक्योरिटी। तो अपना बैंक को यदि उसने सिक्योरिटी प्रोवाइड करी कोलेटरल सिक्योरिटी, नेचुरली उसका इंटरेस्ट क्या रहेगा, मेरा 10-20 लाख का ये 2-3 लाख का कैपिटल तो लगा ही लगा, साथ में मैंने 5 लाख का हाउस लोन भी उसको बैंक को मॉर्गेज किया हुआ है, मतलब मैंने 2 लाख का कैपिटल और 5 लाख का हाउस लोन, मतलब 7 लाख रुपए मैंने अपने बैंक के अपने दाव पे लगा रखे हैं बिजनेस के अंदर। 10 लाख का मैंने बैंक से भी लोन लिया है, तो मैंने 7 लाख तो मेरे खुद के 5 लाख का हाउस लोन लेकर के जो हाउस प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके लगा रखा है, तो मेरा 7 लाख का तो स्टेक लग गया। ऐसे केस में वो बोरोर बिजनेस और अच्छा करता है और बैंक के लोन को रिपे करता है, ताकि वो सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होता है बैंक के लिए। जिसमें सिक्योरिटी नहीं होगी वो ज्यादा रिस्की होता है बैंक का, यदि कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है तो रिस्की। जैसे मुद्रा लोन 10 लोगों को आप देते हो, ठीक है, कई लोग अच्छे होते हैं, अच्छा बिजनेस चलाते हैं, अच्छा काम करते हैं, रिपे भी कर देते हैं, पर कई बार उसके अंदर कोई सिक्योरिटी कोलेटरल सिक्योरिटीज नहीं है, तो जो प्राइमरी सिक्योरिटीज होती है, स्टॉक या मशीनरी, उसको भी वो डिस्पोज ऑफ कर हो जाता है, हमें पता नहीं चलता कब डिस्पोज ऑफ हो गया, और हमारा लोन भी रिपे नहीं होता है, उसमें डिफॉल्ट होता है। वैसे केस रिस्की भी होते हैं, पर वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज है, गवर्नमेंट का उसमें वो है कि लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिले, तो कई बार हमें लोन देना पड़ता है, परंतु उसके अंदर लोन देते समय ये सब चीजें हमें एग्जामिन करना पड़ेगी पहले। ये नहीं कह सकते कि हमको लोन देना है इसलिए हम बगैर कुछ देखे ही लोन दे देंगे, उसमें ये सब फैक्टर्स को एग्जामिन करना पड़ता है, ये सब चीज उसमें कंप्लायंस होना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा हाँ सेफ्टी है, लोन व्यक्ति काम करेगा, अच्छा काम करेगा और बैंक का लोन रिपे करेगा। तो प्रोजेक्ट और पर्सन बिहाइंड द प्रोजेक्ट, इसको तो आपको हर चीज में, छोटा लोन है बड़ा लोन है, सब में देखना पड़ेगा इस चीज को। ओके, ठीक है, चलिए थैंक यू, क्लोज करें। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।